तो चलिए जल्दी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। देखिए रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में इमेज में क्या दिखा रहा है, फोन में भी चल रहा है, टैबलेट में भी चल रहा है, आपके लैपटॉप पे भी चल रहा है और आपके डेस्कटॉप पे भी चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो आपको चीज दिखाऊंगा वो ये कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है भी या नहीं। वो कैसे हम देखेंगे, वो देखेंगे हम इंस्पेक्ट टूल की हेल्प से। तो वापस एक बार पहले चल के वहां देखते हैं, फिर वापस लाके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। मान लीजिए फिलहाल मैं इस डिस्प्ले नन को क्या कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। ये मेरी मान लीजिए वेबसाइट है, ठीक है। अभी देखिए जब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, ये देखिए टॉप पे एकदम आइकन है, इसका नाम क्या दिखा रहा है, डिवाइस टूल बार। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पूरे को, है ना, और कोड को छोटा करके इसको ले आते हैं लेफ्ट में, ठीक है। अब देखिए ये मेरी वेबसाइट है। ये क्या दिखा रहा है, क्योंकि हमने पिक्सल्स में डिफाइन किया है सब कुछ। ये बोल रहा है कि अगर मैं मान लीजिए आईफोन एसई पर देखूं तो आपकी वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, कितनी छोटी है ना, 100% पे देख रहे हैं तो ये बॉक्सेस कितने यहाँ पर छोटे लग रहे हैं इवन फोन पर। अगर मैं मान लीजिए कोई बड़ा सा देखूं, यानी गैलेक्सी S20 अल्ट्रा पे देखूं तो आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। तो यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर चेक सेट कर सकते हैं। अगर देखिए मैं रेस्पॉन्सिव सेट कर दूं तो मैं हाइट और विड्थ इसकी अपने आप बढ़ा या कम कर सकता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मेरी क्या विड्थ है और क्या हाइट है। तो देखिए जैसे मैं विड्थ चेंज करता हूँ तो विड्थ चेंज हो रही है, मैं हाइट चेंज करना चाहूँ तो हाइट चेंज हो रही है। पर अभी आप देख रहे हैं अगर मैं दोनों को भी एक साथ भी चेंज करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे जो बॉक्सेस हैं उनका साइज कोई बहुत ज्यादा बड़ा छोटा नहीं हो रहा है पिक्सल के हिसाब से। यानी मेरी वेबसाइट अगर बहुत छोटा, मान लीजिए बिल्कुल ऐसा डिवाइस है 50x50 पिक्सल का, तो बॉक्सेस पूरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बट अगर कोई इतनी बड़ी वेबसाइट है तो उसमें क्या हो रहा है, बॉक्सेस स्केल नहीं कर रहे हैं। अभी डिपेंड करता है मेरी इंटेंशन क्या है। मेरी इंटेंशन हो सकती है कि बॉक्सेस को पूरी स्क्रीन पर दिखाना है। अब मान लीजिए जब मैंने पहले टेस्ट किया तो मैंने टेस्ट कर लिया इतनी छोटी स्क्रीन पर, मैंने मेरे को लगा हाँ मेरी वेबसाइट तो बहुत अच्छी दिखती है। बट जब किसी ने इसको बड़े पेज में खोला तो क्या हुआ, बॉक्सेस कोने में खिसक गया और ये इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, इन्होंने हाइट और विड्थ के साथ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर इसमें क्या है, पहले से बहुत सारे डिवाइसेस की प्रोफाइल सेट है। जब आप देख रहे हैं आईफोन 12 प्रो में कैसा दिखेगा, भाई ये दिखा दो, तो क्या करता है उसकी जो डायमेंशन है वो पहले से यहाँ पर सेट करके रखता है। गैलेक्सी फोल्ड में कैसा दिखेगा ये दिखा दो, सर्फेस प्रो 7 में कैसा दिखेगा ये दिखा दो। तो आप पहले से वो सब भी अपनी वेबसाइट के बारे में टेस्ट कर सकते हैं या किसी भी वेबसाइट के लिए टेस्ट कर सकते हैं ना। मान लीजिए मैं क्या चेक करता हूँ, विकीपीडिया पर चलते हैं, है ना। मैं खोल लेता हूँ विकीपीडिया। मान लीजिए विकीपीडिया मैंने खोल लिया। देखिए विकीपीडिया कितना सुंदर दिख रहा है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इंस्पेक्ट। देखिए जैसे मैंने छोटा किया तब भी थोड़ा अच्छा आ गया ये। अब ये सरफेस प्रो सेलेक्टेड है, मैं मान लीजिए इसको रिस्पॉन्सिव कर लेता हूँ। देखिए मैं जैसे ही छोटा कर रहा हूँ इसको, देखिए क्या हो रहा है, चीजें अपना साइज चेंज कर रही हैं। देखिए पहले पास में आए, पास में आते रहे, पास में आते रहे, पास में आते रहे, उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट लाइन में जाना शुरू कर दिया सबने। अब देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, ये मैं जैसे ही इसे छोटा करूंगा तो क्या हुआ, ये इसके ऊपर आ गया, है ना। तो क्या कर रहे हैं, अपनी जगह चेंज, ये वाला हिस्सा नीचे चला गया। तो क्या कर रहे हैं, स्क्रीन साइज के हिसाब से अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने स्क्रीन साइज इससे छोटा किया तो ये समझ रहा है हो सकता है स्क्रॉल में आदमी को सर्च बार दिखे ही ना। तो जैसे इसे छोटा किया तो क्या किया, सर्च बार एकदम वापस से ऊपर आ गई कि भाई सर्च बार ऊपर दिखना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ दिखे या ना दिखे। देखिए जैसे इसे छोटा किया, अभी तक ये 3 कॉलम्स में दिख रहे थे, मेरी जो लैंग्वेजेस हैं ये 3 कॉलम्स में दिख रही थी। अगर इससे भी छोटा कर दे रहा हूं तो क्या हुआ, सिंगल कॉलम में सडनली आ गई। तो ये कोई मैजिक नहीं हो रहा है। इसका मतलब विकीपीडिया वालों ने जो अपनी वेबसाइट लिखी है वो क्या लिखी है, रेस्पॉन्सिव लिखी है। देखिए पहले क्या कर रहा था, दुनिया के चारों तरफ ये लैंग्वेजेस दिखा रहा था। पर भाई अगर स्क्रीन साइज ज्यादा छोटा है तो क्या करो, दुनिया को ऊपर मूव करो, पहले सर्च बार दिखाओ, उसके बाद लैंग्वेजेस अलग से दिखा देना, है ना। तो ये हुई रिस्पॉन्सिवनेस आपकी वेबसाइट की। तो कोई भी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव आपकी होनी चाहिए। एक बार अपनी नॉलेज गेट वेबसाइट को भी देख लेते हैं। अभी देखिए अभी तो ये जब डेस्कटॉप है तो पूरी की पूरी वेबसाइट इस तरह से आपको दिख रही है। मैं क्या करता हूँ, इसको भी इंस्पेक्ट करता हूँ। और ये देखिए टैब ऑलरेडी खुला हुआ है, हम रिस्पॉन्सिव में ही आए हैं। तो देखिए अभी तो ये ऐसी दिख रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको छोटा करना स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए पहले विड्थ कम करते हैं। देखिए उतनी अच्छी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ नॉलेज गेट का जो आइकन है वो कटने लगा है। आइडियली जब मैं छोटा करूँ तो आइकन कोई भी कटना नहीं चाहिए था। देखिए नीचे की जो बार है ये ठीक से रिस्पॉन्स कर रही है। कोर्सेज देखिए जैसे 3 रो से एकदम 2 रो में आ गए, 1 रो में आ गए, ये एकदम ठीक से चल रहा है ना। और मैं इसको ऊपर नीचे करूं तो देखिए छोटा होने पर भी जो मेरी चीजें हैं वो उसके बाद भी दिख रही हैं। तो एकदम परफेक्ट जॉब नहीं है, विकीपीडिया जितना अच्छा नहीं है, बट फिर भी हमने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाया। यानी अगर कोई फोन पे देख रहा है तो भी एक कोर्स एक बार में दिखेगा, पर भाई सब चीजें एक बार में रिस्पॉन्सिव होके आ रही हैं। तो मेन पॉइंट क्या समझने का था, मेन पॉइंट समझने का ये था कि जब आप इस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो क्या है, ब्राउजर टूल आपको ऑलरेडी दे रहा है और आप उससे क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, सो दैट इट अडेप्ट्स टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। ठीक है, लेआउट आपके फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। कई बार इमेजेस भी ऑप्टिमाइज कर दी जाती हैं। जैसे कि अगर मेरे को पता है कि जो बंदा
इस समय वेबसाइट का कंटेंट लेने आया, मेरे सर्वर को पता है वो बहुत छोटा सा फोन है, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस क्यों दी जाए जिनका साइज बहुत ज्यादा हो, उसका डेटा भी बच जाएगा। तो क्या करते हैं, ऐसे में बहुत छोटी इमेजेस उसको दे दी जाती हैं। या कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा स्क्रीन साइज है, तो उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की बहुत बड़ी इमेज दे सकते हैं, ताकि छोटी इमेज फट के वहां पर जो मतलब जब बहुत बड़ा छोटी इमेज को कर देंगे तो क्या होता है, पिक्सेलेटेड होने लगती है, फटने लगती है, ऐसी ना लगे, ताकि उसके लिए हम बड़ी इमेज साइज दे सके, है ना। इससे क्या होता है, सभी का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो जाता है, मोबाइल का भी और डेस्कटॉप का भी। अब देखते हैं पहला स्टेप हमारा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए क्या होता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं उस चीज को बोलते हैं रिलेटिव यूनिट्स, है ना। यानी अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हम हर चीज का साइज काय में डिफाइन कर रहे थे, पिक्सल में डिफाइन कर रहे थे। वो क्या थी, एब्सोल्यूट यूनिट थी। हमने डिफाइन कर दिया था भाई आपकी स्क्रीन पे जो पिक्सल है इतने पिक्सल में ये दिखना चाहिए। बट ये क्या हो सकता है, आपके नोट्स के लिए देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट और कौन कौन सी हम चीजें यूज कर सकते हैं, पीएक्स तो हमने यूज कर लिया फॉर एब्सोल्यूट पिक्सल। हम परसेंटेजेस भी यूज कर सकते हैं। परसेंटेज किसकी, पेरेंट की। अभी एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे परसेंटेज को। एक होता है ईएम, इसमें क्या होता है, ये भी रिलेटिव होता है फॉन्ट साइज के। वीएच और वीडब्ल्यू क्या होते हैं, वीएच और वीडब्ल्यू का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ, इन दोनों को एक साथ देखेंगे। और रैम का क्या मतलब है, एम रैम एक जैसे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ अपने जो पेरेंट है उससे हम साइज कंपेयर करते हैं, और यहाँ पर रूट एलिमेंट से साइज कंपेयर करते हैं। अभी बहुत ज्यादा नहीं समझना है, बेसिकली हम एक एक रिलेटिव यूनिट को एक पूरा पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव यूनिट मेरी कौन सी आई, सबसे पहले रिलेटिव यूनिट मेरी आई परसेंटेज। देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें पहले अगर आप हमारा HTML का कोड देखें तो हमने पहले एक डिव डिफाइन किया, उसका नाम क्या रखा, फर्स्ट। उसकी आईडी क्या रखी, फर्स्ट। उसके अंदर टेक्स्ट भी क्या रखा, फर्स्ट। उसके बाद एक और डिव डिफाइन किया, उसकी आईडी और टेक्स्ट रखा सेकंड। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, पहले फर्स्ट में डिफाइन किया, हाइट डिफाइन किया, विड्थ डिफाइन किया, हमने बैकग्राउंड कलर उसका एक्वा दे दिया और फॉन्ट साइज 25 दे दिया। तो देखिए क्या हुआ, इतना बड़ा बॉक्स मेरा ये पूरा का पूरा बॉक्स बनके तैयार हो गया, है ना। और इसमें क्या हुआ, साइज आ गया, ये कलर आ गया एक्वा, और पूरे के चारों तरफ हमारा साइज आ गया। उसका सेकंड में मैंने क्या बोला, सेकंड में मैंने बोला ब्लू वायलेट। अब देखिए सेकंड में मैंने क्या किया, हाइट और विड्थ अलग से पहले डिफाइन नहीं की है, बैकग्राउंड कलर दिया ब्लू वायलेट, और विड्थ और हाइट क्या दी, मैंने बोला विड्थ होनी चाहिए 50%, हाइट होनी चाहिए 30%, बस परसेंटेज दिया। तो परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ माय पेरेंट। और अगर कोई पेरेंट नहीं है तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है मेरा, वो डॉक्यूमेंट यानी बॉडी जो है वो कंसिडर होगा। तो यहाँ देखिए क्या किया इसने, अगर फर्स्ट की हाइट यहाँ पूरी की पूरी कितनी थी, फर्स्ट की विड्थ कितनी थी 200 पिक्सल, तो इसने अपनी विड्थ क्या ले ली 50% यानी 100 पिक्सल ले ली। इसी तरह विड्थ 200 पिक्सल, सॉरी हाइट 200 पिक्सल थी, हाइट 30% लेनी है, तो 30% के हिसाब से कितनी हो जाएगी 60 पिक्सल इसने हाइट ले ली। इसका फायदा क्या होगा, जब मैं बाहर वाले बॉक्स को बड़ा छोटा करूंगा तो अंदर वाला बॉक्स उसके हिसाब से अपने आप छोटा बड़ा होता रहेगा, क्योंकि उसका साइज क्या है, बड़े वाले का परसेंटेज है। तो चलिए इसको जल्दी से चल के एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं रिलेटिव यूनिट को। इसको अब यहाँ से हम क्या हटा देते हैं, ठीक है, बॉक्सेस जो हमने बनाए थे इसको एकदम फ्रेश स्टार्ट हम लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, रिलेटिव यूनिट परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में हमको देखना है, इसमें भी हमने जो वहां बनाया वो यहाँ बनाते हैं एक बार। क्या हमको बनाने हैं दो डिव्स, है ना। तो पहले का नाम रख देते हैं फर्स्ट, है ना, उसके अंदर एक और डिव बनाते हैं सेकंड, ठीक है। टेक्स्ट भी इनके अंदर कुछ कुछ रखना है, तो यहाँ कर देते हैं मान लीजिए फर्स्ट डिव, है ना, और दूसरे के अंदर क्या कर देते हैं सेकंड डिव। इसको मैंने रन किया तो देखिए क्या हुआ, अभी तो फर्स्ट डिव और सेकंड डिव नॉर्मली ऐसे ही दिख गए। अब इनके स्टाइल डिफाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का डिफाइन करते हैं, क्या अपना हम क्या लगा रहे हैं, आईडी सेलेक्टर लगाया हमने, उसका सबसे पहले डिफाइन करते हैं बैकग्राउंड कलर। तो मान लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर में डिफाइन कर देता हूँ रेड, ठीक है। इसी तरह से दूसरे का भी हम बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर लेते हैं, क्या सेकंड बैकग्राउंड कलर, इसका थोड़ा अच्छा है लाइट कलर ले लेते हैं, क्या मान लीजिए रॉयल ब्लू, ठीक है। वैसे इतना लाइट तो नहीं हुआ, बट देखिए अभी क्या हुआ, फर्स्ट भी आ गया सेकंड भी आ गया। बट अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड हो, पता नहीं फर्स्ट के अंदर सेकंड है या नहीं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट की हाइट बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाइट मैंने मान लीजिए इसकी दे दी 50 पिक्सल। मैं जैसे इसकी हाइट दूंगा 50 पिक्सल और सेव करूंगा, देखिए क्या हुआ, फर्स्ट वाला अपनी पूरा साइज लेने लगा। ये दिख रहा है कि सेकंड वाला एक्चुअली इसके अंदर है। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको क्लियर दिखाने के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0, एकदम कोने से स्टार्ट हो गया। ये दिख रहा है पहला, ये दिख रहा है सेकंड। और क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स है तो क्या कर रहे हैं, देखिए पूरी की पूरी अपनी विड्थ जो है वो ले रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, पहले वाले की विड्थ भी डिफाइन कर देता हूं। मान लीजिए मैंने पहले वाले की विड्थ भी डिफाइन कर दी। विड्थ कितनी डिफाइन करते हैं, मान लीजिए 200 पिक्सल, ठीक है। मैंने 200 पिक्सल डिफाइन कर दिया। अच्छा यहाँ मैंने गलती से लगा दिया है सेमीकोलन इंस्टेड ऑफ कोलन। ये विड्थ कितनी आ गई, इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं, कोड को नहीं, ब्राउजर, ठीक है।
देखिए कैसा दिख रहा है, ये 200 पिक्सल मेरी विड्थ हो गई, 50 पिक्सल मेरी हाइट हो गई और इसके बीच में सेकंड डिव भी आ गया। अब देखिए जैसे ही मैंने सेकंड डिव को कोई हाइट और विड्थ नहीं दी है, तो इसने क्या किया, ये अभी अपने पेरेंट की विड्थ ले रहा है। देखिए जब पहले फर्स्ट डिव पड़ा हुआ था तो अब इसका पेरेंट क्या था, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था, तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की विड्थ ले रहा था। बट क्योंकि सेकंड डिव फर्स्ट के अंदर है तो मैंने जैसे ही फर्स्ट को छोटा किया, सेकंड अपने आप छोटा हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही क्या ले रहा है, अपनी विड्थ 100% मान के चल रहा है कि जो मेरे पेरेंट की विड्थ वही मेरी विड्थ। क्यों? क्योंकि मैं हूं ब्लॉक एलिमेंट में, हॉरिजॉन्टली किसी को आने ही नहीं दूंगा। ठीक बात है, हाइट और विड्थ मैंने इसकी दे दी। अब हम डिफाइन करते हैं सेकंड वाले की। इसकी हाइट थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे पास स्कोप रहे एक्सपेरिमेंट का, है ना। तो बड़े वाले की हमने 100 कर दी और विड्थ कर दी 200। अब सेकंड वाले की मैं मान लीजिए सबसे पहले डिफाइन करता हूँ विड्थ, है ना, और ये मैं डिफाइन कर देता हूँ 50%। ठीक है, अब मैंने जैसे ही 50% डिफाइन की, देखिए इसने क्या किया, पेरेंट का एकदम हाफ ये यहाँ पर आ गया। अब एक चीज यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं, क्या इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये भी रेस्पॉन्सिव लगा हुआ है, ये हम बंद कर देते हैं ताकि पूरे के पूरे कंटेंट में यहाँ पाए, है ना। उसका देखिए हमको क्या देखना है, ये बाहर वाला है, फर्स्ट वाला है 100 और 200। मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है इसको मान लीजिए छोटा करना स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए मैं बड़े की विड्थ को छोटा कर रहा हूँ, बट जो अंदर वाला है उसकी विड्थ अपने आप छोटी बड़ी हो रही है, उसकी विड्थ अपने आप छोटी होती जा रही है, क्योंकि उसको क्या रखना है, उसको अपनी विड्थ रखना है पेरेंट का 50%। तो मैं जैसे ही पेरेंट की विड्थ बढ़ाता हूं तो क्या होता है, अंदर वाले की विड्थ बढ़ती है। जैसे ही पेरेंट की विड्थ कम करता हूं तो क्या होता है, अंदर वाले की विड्थ घटती है। क्या अगर मैं सेम काम हाइट के साथ करूं तो भी ऐसा ही होगा क्या? देखिए मैं बड़े की हाइट कम कर रहा हूँ, छोटे की हाइट कम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसको तो हमने परसेंटेज के मोड में डिफाइन किया ही नहीं है। तो मान लीजिए मैं इसकी हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मान लीजिए 30%। थोड़ा अलग दिखाने के लिए मान लीजिए 60% कर देते हैं, 60% ऑफ पेरेंट। तो देखिए क्या हुआ, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, ओरिजिनल वाला अपने ओरिजिनल साइज में आ गया 100 200 में, और इसने देखिए 60% इसकी विड्थ ले ली है। तो अब अगर मैं पहले वाले की विड्थ भी चेंज करूं, फर्स्ट वाले की विड्थ में जब भी चेंज करता हूं तो देखिए क्या होता है, विड्थ तो चेंज हो ही रही थी, अब मैं फर्स्ट वाले की हाइट भी चेंज करूंगा तो हाइट भी क्या होगा, इसके साथ साथ छोटी होगी। मैं कभी भी इस पे होवर करके देखूंगा तो देखिए इस समय सेकंड की हाइट क्या दिखा रहा है, 92.5 इंटू 49.8। अगर मैं क्लिक करके देखूंगा क्या दिखा रहा है, 92.5 49.8, क्योंकि ये पहले वाले जो बड़े वाला है उसकी परसेंटेजेस में इसको ले रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ परसेंटेज आपको क्लियर हो गया। परसेंटेज किसका रिलेटिव होगा, परसेंटेज होगा रिलेटिव टू पेरेंट। अब देखते हैं अगली हमारी रिलेटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है, ईएम। ठीक है, ईएम का क्या मतलब है, ईएम को बस आपको इतना मतलब समझना है कि ईएम का मतलब ये है कि जो भी मेरे पेरेंट का होगा फॉन्ट साइज, वही उसके बेसिस पर मैं अपना फॉन्ट साइज डिफाइन करूंगा। तो यहाँ अगर एग्जांपल लें, देखिए हमने एक्जैक्टली अभी भी सेम किया हुआ है। बॉडी हमने बाहर डिफाइन किया है, बॉडी के अंदर एक डायरेक्ट बॉडी टेक्स्ट डिफाइन कर दिया है, एक फर्स्ट एक सेकंड, यहाँ फर्स्ट और सेकंड डिफाइन किए हैं। उसका क्या किया, फर्स्ट की हाइट विड्थ डिफाइन की, कलर डिफाइन किया, फॉन्ट साइज इस बार हमने डिफाइन किया 25 पिक्सल। हमने साथ साथ आपको यहाँ ये भी दिखाने की कोशिश की है कि जो बॉडी है उसमें हमने फॉन्ट साइज 100 पिक्सल डिफाइन किया है। तो फर्स्ट क्या कर रहा है, उसको ओवरराइड कर रहा है। बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी लिख रहे हैं तो बड़ा बड़ा ऐसे इस तरह से लिखा रहा है 100 पिक्सल। फर्स्ट ने क्या कहा, फर्स्ट ने बोला भाई मेरा साइज होगा 25 पिक्सल। सेकंड ने क्या बोला, सेकंड ने बोला मेरा साइज होगा 2em, यानी ट्वाइस ऑफ माई पेरेंट। तो इसने क्या किया, इसका फॉन्ट साइज अपने आप क्या हो गया, 50 पिक्सल हो गया। अगर मैं फर्स्ट वाले का साइज 30 करूंगा, इसका साइज अपने आप क्या हो जाएगा, 60 पिक्सल हो जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज नहीं है। अगर आपको अपने पेरेंट के बेसिस पर टेक्स्ट साइज वगैरह को डिफाइन करना है तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, ईएम यूज कर सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से चलाकर देखते हैं। ये तो हमारा बना हुआ है ही, हम बॉडी में एक बार डिफाइन, वैसे बॉडी में डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ये दिखाया था कि बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस सीधे यहाँ क्या करते हैं, फॉन्ट साइज डिफाइन कर देते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट में मैंने डिफाइन किया फॉन्ट साइज और उसको कर दिया 25 पिक्सल। क्या ये बड़ा होगा, छोटा होगा, ये देखिए और बड़ा हो गया है ना। तो उसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि काफी जूम में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो उसको मैं कर देता हूँ मान लीजिए 10 पिक्सल। देखिए ये 10 पिक्सल है ना। ये मेरा साइज क्या हो गया, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल हो गया। अगर मैं फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करता हूं तो फॉन्ट साइज हो गया 10 पिक्सल। सेकंड वाले का फॉन्ट साइज क्या है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है ना। या सेकंड वाले का साइज भी क्या हो गया, 10 पिक्सल हो गया। वाई, क्योंकि सेकंड वाला जो फॉन्ट साइज ले रहा है वो अभी अपने पेरेंट से ले रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो फॉन्ट साइज क्या दिखा रहा है, सेकंड का भी 10 पिक्सल दिखा रहा है, क्योंकि जो भी अप्लाई होगा वो अपने और अपने बच्चों पे अप्लाई होता है। तो फर्स्ट वाले ने 10 अप्लाई किया तो 10 अपने पास भी हो गया और उसके बच्चे के पास भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बच्चे में क्या डिफाइन कर देता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ अपना फॉन्ट साइज, मान लीजिए मैं डिफाइन करता हूँ 25 पिक्सल। ठीक है, मैंने अंदर वाले का 25 पिक्सल डिफाइन कर दिया तो बाहर का 10 हो गया। अब क्योंकि सेकंड वाले को हमने ओवरराइड किया है तो बाहर का हो गया 25। अब मान लीजिए मैं जो पहले वाला एलिमेंट है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसका फॉन्ट साइज जो 10 है मैं उसको बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला बड़ा हो रहा है, पर क्या दूसरे पे कोई फर्क पड़ा, बड़ा छोटा होने से नहीं पड़ा। तो इसी तरह जब स्क्रीन साइज बड़ी छोटी होगी
तो क्या दूसरे पे फर्क पड़ेगा? दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसलिए एक को डिफाइन करते हैं, बाकी सबको उसके रिलेटिव में डिफाइन कर लेते हैं, फिर उस एक को हम चेंज कर लेते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि एक को भी आप कैसे चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज। बट बेसिकली बात यह है कि हर एक को ना डिफाइन करना पड़े, तो पहले एक स्टैंडर्ड साइज डिफाइन करो एक स्क्रीन के लिए, बाकी सबको उसका रिलेटिव छोटा बड़ा डिफाइन कर दो, और फिर उस एक साइज को आप वेरी कर लो अपनी स्क्रीन के हिसाब से। देखिए बड़े के चेंज करने से छोटे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को 2.5 गुना रखना था, तो मैं क्या करता हूँ 25 पिक्सल की जगह क्या करूंगा 2.5 EM। मैंने जैसे ही ये डिफाइन किया, देखिए 10 है, 25 है अभी भी, बट अब मैं जब पहले वाले के 10 को बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं तो देखिए दूसरे वाले का साइज भी अपने आप बढ़ रहा है, क्योंकि दूसरे वाला क्या कह रहा है कि मेरे को 2.5 गुना रखना है। एक चीज अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमने जब परसेंटेज पढ़ा था तो परसेंटेज में हमने क्या बोला था, 100% इज इक्वल टू पेरेंट। यहाँ पर 1 EM का मतलब है पेरेंट वाला। अगर आप 2 EM करेंगे तो उसका मतलब पेरेंट का 2 गुना, 3 EM करेंगे पेरेंट का 3 गुना, या अगर हम क्या करें, हम इसको 0.5 कर दें तो क्या होगा, पेरेंट का हाफ, यानी पेरेंट का 10 है तो इसका क्या होगा, ये देखिए पेरेंट अभी 10 सेलेक्टेड है, अगर मैं दूसरे वाले को सेलेक्ट करता हूं तो इसका क्या हो गया 0.5 EM, बट इसका मतलब क्या होगा 5 पिक्सल। तो EM का मतलब आपको समझ आ गया, यानी जो भी मेरे पेरेंट का साइज है उससे रिलेटिव मैं अपना टेक्स्ट साइज डिफाइन कर सकता हूं। उसके बाद आते हैं रैम पे। रैम क्या करता है, रूट एलिमेंट के साथ EM करता है। यानी मैं कह रहा हूं मेरे इमीडिएट पेरेंट से मत देखो, आप देखो मेरे रूट एलिमेंट कौन है। यानी जैसे यहाँ पर मेरा बॉडी है तो बॉडी के साथ मेरा डिफाइन करो। तो देखिए बॉडी का साइज 50 पिक्सल है, मेरे पेरेंट का 10 पिक्सल था, पर मैंने 2 रैम किया, तो अगर मैं M करता 2M करता 2 EM करता तो मेरा साइज क्या हो जाता 20 पिक्सल हो जाता। बट क्योंकि मैंने 2 रैम किया तो मेरा साइज क्या हो गया 100 पिक्सल हो गया। क्यों? क्योंकि 50 इंटू 2 विल बी 100 पिक्सल। 50 क्या है, मेरे जो रूट एलिमेंट है उसका साइज 50 है, तो मेरा साइज उससे डबल हो गया। तो काफी हद तक सेम है, बस इसको एक बार जल्दी से बॉडी में हम डिफाइन करके देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ हम टेक्स्ट दे देते हैं क्या, बॉडी टेक्स्ट। मान लीजिए मैंने बॉडी टेक्स्ट लिख दिया, इसको कर दिया सेव। अब मैं क्या करता हूँ, रूट एलिमेंट तो मेरा ऑलरेडी डिफाइंड है स्टार से, मैं इसके अंदर ही अपना साइज डिफाइन कर देता हूँ। क्या, मान लीजिए फॉन्ट साइज मैंने डिफाइन कर दिया 5 पिक्सल, ठीक है। यानी ये आइडियली बोल रहा है कि भाई सबका साइज 5 पिक्सल हो जाना चाहिए। पर यहाँ क्या हुआ, पहले का साइज 5 पिक्सल है, जो मेरा फर्स्ट है उसका फॉन्ट साइज अभी भी क्या है 10 पिक्सल है, और जो मेरा सेकंड वाला है, अगर मैं फर्स्ट वाले को खोल के सेकंड वाले तक जाऊं तो उसका साइज है 0.5 M। तो अभी भी क्या हो रहा है, अगर मैं फर्स्ट वाले का साइज चेंज करूंगा तो देखिए सेकंड वाले का साइज अपने आप बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो किस तरह से डिफाइंड है, EM की तरह डिफाइंड है। अब अगर मैं इसको EM की जगह क्या कर दूं, मैं इसको कर देता हूं रैम, यानी एक R और ऐड कर दूं तो देखिए कितना छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि ये चला गया बॉडी साइज के भी हाफ पे। बॉडी साइज हमने क्या डिफाइन किया था 5, तो इसका साइज बेचारे का क्या रह गया, सिर्फ 2.5 पिक्सल रह गया। तो 2.5 में आप क्या पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब जाता हूँ रूट पे, और रूट का जो साइज है उसको मैं यहाँ पर आकर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। रूट का साइज क्या है, रूट का साइज देखिए कहां पर डिफाइंड है, रूट का साइज यहाँ पर डिफाइंड है विच इज 5 पिक्सल। अब मैं इसको अगर बढ़ाने की कोशिश करूं तो देखिए क्या हो रहा है, सेकंड वाले का साइज ऑटोमेटिकली बड़े बाहर वाले के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेकंड वाले का साइज क्या है, हाफ ऑफ रूट। तो हाफ ऑफ रूट है, तो अगर बॉडी का साइज जितना भी होगा, अभी यहाँ पर 30 है तो इसका क्या हो गया 15 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों समझ आ गया, यानी हमको समझ आ गया परसेंटेज कैसे यूज करना है, हमको समझ आ गया EM कैसे यूज करना है, हमको समझ आ गया रैम कैसे यूज करना है। अब देखते हैं लास्ट रिलेटिव यूनिट जो हमारी क्या है, VH और VW। अभी हमने जो M और रैम की बात की वो सिर्फ किस लिए हम यूज कर सकते थे, फॉन्ट साइज के लिए यूज कर सकते थे मेनली। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, किसी भी चीज की साइज अगर हमको सिर्फ पेरेंट से नहीं पूरे व्यू पोर्ट से डिफाइन करनी है। परसेंटेज किस लिए होता है, पेरेंट के लिए होता है। जैसे M रैम में क्या डिफरेंस था, M था पेरेंट के लिए, रैम था आपके पूरे रूट एलिमेंट के लिए। अब मान लीजिए मैं अंदर कोई एलिमेंट डिफाइन करना चाहता हूँ, बट मेरे को पेरेंट से कोई मतलब नहीं है, मैं तो चाहता हूँ वो पूरी विंडो के हिसाब से डिफाइन हो। तो व्यू पोर्ट का क्या मतलब है, जितना भी एरिया विजिबल है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट की हाइट और व्यू पोर्ट की विड्थ क्या डिफाइन करेगी, भाई कितना एरिया इस समय विजिबल है, ये पूरा हो जाएगा मेरा VH और ये पूरा मेरा हो जाएगा VW। तो आप किसी भी चीज की हाइट और विड्थ को किस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, VH और VW की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। और ये कैसा होगा, अगेन 100 VH का मतलब होगा 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। मान लीजिए यहाँ हमने लिखा है 50 VH, तो इसका मतलब क्या है 50% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। तो ये क्या हुआ, पूरे पेज का 50% इसने हाइट ले लिया। विड्थ हमने दिया 90 VW, तो पूरे पेज का 90% इसने विड्थ ले लिया। ठीक है, जल्दी चलिए इसको चलाकर देखते हैं। तो मान लीजिए ये सब मैं हटा देता हूँ जो हमने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम परसेंटेज से देखिए अब तक चेंज नहीं किया हमने, इसको कर देते हैं VH और VW। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक हमारा ये जो डिव है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, अंदर वाले डिव को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। बस एक ही डिव से हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसका एक बैकग्राउंड कलर और डिफाइन करते हैं ताकि हमको क्लियर दिखे। तो मैं क्या करूंगा, हैश फर्स्ट बैकग्राउंड कलर कुछ लाइट ही ले लेते हैं, क्या मान लीजिए लाइट स्काई ब्लू। ये लाइट स्काई ब्लू आपको दिख रहा है, भी क्या कर रहा है, देखिए बेसिक मार्जिन वगैरह है छोड़ रहा है। चलिए उसको भी हम दोबारा क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, क्या मार्जिन
यूनिवर्सली हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन 0, पैडिंग। अगर मैं यहाँ पे सेम लाइन में लिख देता हूँ, आपको जनरली सेम लाइन में नहीं लिखना है ना, मैं थोड़ा सा इसलिए लिख देता हूँ ताकि हमारा स्पेस बचे, आप लोग स्क्रीन पर देख पाए। तो देखिए पूरा आ गया, अभी तो पूरा का पूरा बाय डिफॉल्ट ले रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ इसकी विड्थ, और मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 50%, यानी ये परसेंटेज बोल रहा हूँ, 50% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ, है ना, विड्थ के हिसाब से 50% ले लेना तुम भी। तो देखिए इसने क्या किया, टोटल का 50% ले लिया। अब मैं मान लीजिए यहाँ आ जाता हूँ, स्क्रीन साइज में अलग स्क्रीन साइज डिफाइन कर रहा हूँ मैं, है ना। देखिए मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं अलग अलग यहाँ पर स्क्रीन साइज सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। मैं जो भी स्क्रीन साइज सेलेक्ट करूंगा, देखिए क्या होगा, ये वाला जो मेरा बार है हमेशा 50% ही आएगा। थोड़ा इसको बड़ा करने के लिए एक बार जरा हाइट भी इसकी डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए हाइट भी मैं दे देता हूँ 50% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, तो इसमें क्या यूज करेंगे, VH, है ना। अब देखिए क्या हुआ, 50-50% इसने दोनों चीजें ले ली। अब मैं चाहे जो भी स्क्रीन साइज आपको खुल के दिखाऊं, आईफोन एसई में क्या होगा, देखिए यहाँ हाइट ज्यादा है तो 50% हाइट ले ली, 50% विड्थ ले ली। अभी मैं दूसरा कोई आईफोन 12R देखूंगा, या मैं भी क्या देख रहा था, आईपैड एयर देखूंगा, तो देखिए हमेशा क्या करेगा, 50-50% आपका मेन को लेके रखेगा। तो मान लीजिए कहीं पे, या मान लीजिए हब खोला, यानी ये क्या है, लैंडस्केप वाला व्यू है, तो इसमें भी इसने 50% हाइट ली, 50% विड्थ ली। तो कहीं पे अगर आपको मान लीजिए इस तरह से अपनी चीजों को एडजस्ट करना है पेज को, कि भाई जितना दिखे उसका 10% हो, 20% हो, 50% हो, तो आप क्या कर सकते हैं, हमेशा आपको पेरेंट पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली व्यू पोर्ट हाइट या व्यू पोर्ट विड्थ को यूज करके इसको अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई दोस्तों हमारी रिलेटिव यूनिट्स। अब उसके बाद देखते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है, जो क्या है, पोजिशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखिए पोजीशन प्रॉपर्टी क्या है, अगेन ये प्रॉपर्टी है जो आप किसी भी एलिमेंट में दे सकते हैं, और कितने तरह की होती हैं, 4 तरह की होती हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या है, सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हमको प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल भी टाइम इसका नहीं लगेगा। ठीक है, कैसे, देखिए अगर हम स्टैटिक देते हैं, है ना, स्टैटिक का मतलब है जैसे नॉर्मल चल रहा है वो जहां आप दे देंगे वो बिल्कुल वहीं पर रहेगा। यानी स्टैटिक जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या होती है, स्टैटिक वैल्यू होती है, यानी स्टैटिक वैल्यू इज डिफॉल्ट, यानी आपने जहां दे दिया वो अपने हिसाब से जब उसको पेंट करेगा तो एडजस्ट कर लेगा। ब्लॉक है तो नेक्स्ट लाइन में डालेगा, यानी कोई पोजीशन आपने नहीं दी है ना, वो आप इसमें नहीं कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो चलता है और इसमें ये सब आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम वगैरह वुड नॉट वर्क। इनका क्या मतलब है अभी हम देखेंगे कि हम कैसे स्पेसेस डिफाइन कर सकते हैं एक दूसरे से, बट अगर आपने स्टैटिक दिया है तो आप अलग से कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट का फ्लो है वही चलता रहेगा। रिलेटिव क्या है, देखिए रिलेटिव का मतलब होता है रिलेटिव टू इटसेल्फ, यानी अगर मैं रिलेटिव दे रहा हूं, रिलेटिव में आप जनरली क्या देते हैं, मान लीजिए टॉप का डिस्टेंस दे सकते हैं, राइट से डिस्टेंस दे सकते हैं, वो रिलेटिव टू होता है मैं कहां पेंट होता, यानी अगर मैं स्टैटिक होता मैं जहां पेंट होता, आप रिलेटिव बोल सकते हैं जहां मैं नॉर्मली पेंट होता हूं उससे ना मेरे को 10 पिक्सल राइट में कर दो। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, राइट को अगर आप क्या डिफाइन कर दोगे, 10 पिक्सल डिफाइन कर दोगे, तो ये क्या करेगा, आप जहां नॉर्मली पेंट होते वहां से आपको मूव कर देगा। देखिए डायग्राम में क्या दिख रहा है, मैं नॉर्मली शायद यहाँ पेंट होने वाला था, स्टार्टिंग में मैं ये बीच वाला ब्लॉक कहाँ पेंट होने वाला था, यहाँ पेंट होने वाला था, बट इसने क्या किया, रिलेटिव टू इट्स सेल्फ पोजीशन अपना डिफाइन कर लिया। ठीक है, इसी तरह एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट वो होता है जो अपनी पोजीशन देखता ही नहीं है, एब्सोल्यूट हमेशा जो पेज का कॉर्नर है यहां से स्टार्ट करता है। देखिए पेज का भी आपको समझना पड़ेगा, पेज का जो कॉर्नर है वो हमेशा लेफ्ट टॉप मान के चलते हैं ब्राउजर में, और क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है एक्स एक्सिस और इस तरह चलता है, वाई एक्सिस यहाँ पर उल्टा चलता है, यानी वाई एक्सिस यहाँ पर 0 से यहाँ चलता है। ठीक है, यानी जनरली जब हम ग्राफ पेपर बनाते हैं तो 0 से ऊपर की तरफ चलता है वाई एक्सिस, यहाँ पर 0 से नीचे की तरफ चलता है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, मान लीजिए कि भाई 50 पिक्सल टू द राइट 50 पिक्सल टू द बॉटम, तो क्या करेगा 50 पिक्सल ऐसे इसको मूव कर देगा फ्रॉम पेज का कॉर्नर। एब्सोल्यूट क्या होगा, पेरेंट से मतलब नहीं, अपने से मतलब नहीं, पेज के कॉर्नर से इसको मूव कर देगा। ठीक है, फिक्स्ड का क्या मतलब है, फिक्स्ड ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट की तरह ही चलता है, यानी पेज से देखता है, बट इसमें जो मेरा स्क्रॉल है वो भी नहीं चलता, यानी ये जो एलिमेंट है फिक्स्ड एलिमेंट, ये काइंड ऑफ पेज से बाहर ही हो जाता है, पेज के ऊपर आ जाता है। उसके बाद अगर आप अंदर का कंटेंट स्क्रॉल करेंगे तो अंदर का कंटेंट स्क्रॉल होता रहेगा, बट ये फिक्स्ड वहीं पर रहेगा। इसका यूज क्या होता है, जनरली कई बार मान लीजिए नेविगेशन बार दिखानी है, या आपने बहुत वेबसाइट्स में देखा होगा नीचे चैट का आइकन आता है, आप अंदर वेबसाइट को स्क्रॉल करते रहते हैं, ऊपर से नेविगेशन बार चेंज नहीं होती, या आपका जो चैट का आइकन है वो चेंज नहीं होता। उन सबकी पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं, हमेशा फिक्स्ड के साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने सबकी डेफिनेशन दे दी, क्या रिलेटिव विल बी फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, एब्सोल्यूट होगा नियरेस्ट पोजीशन इंसिस्टर, और फिक्स्ड क्या होगा, व्यू पोर्ट से होगा बट डज नॉट मूव ऑन द स्क्रॉल एट ऑल। ठीक बात है, अब इनको चलाकर एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ हम क्या देखेंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार अगर आपको यहाँ समझ आ गया है, पहले एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, हमने इसका एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है। देखिए यहाँ हमने एग्जाम्पल में क्या किया है, यहाँ हमने 4 बॉक्सेस ये बनाए हैं। ठीक है, बॉक्सेस के अंदर नाम भी वही दे दिया है जो उनका मतलब है, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। अभी आप आउटपुट मत देखिएगा, पहले बस ये देखिए जो मैं समझा रहा हूँ आपको, क्या स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट। हमने पहला स्टैटिक है, दूसरा रिलेटिव है, तीसरा फिक्स्ड है, चौथा एब्सोल्यूट है।
ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है, ये 3 बॉक्सेस मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपको एक्चुअली स्क्रॉल बार नहीं दिख रही है, बट पूरा का पूरा पेज स्क्रॉल हो रहा है ना। तो सबसे पहले देखें, अगर पहले वाले को हमने क्या दिया, बस पोजीशन स्टैटिक दी, तो ये अपने हिसाब से जहां इसको पेंट होना था वहां पेंट हो गया। हमने दोनों में अच्छे खासे क्या दिया है, मार्जिन दिया है 20 पिक्सल का, तो ये ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से मार्जिन लेके बैठा हुआ है। दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने कहा मेरे को रिलेटिव पेंट करो, कहां पर 20 पिक्सल और 90 पिक्सल दूर। तो देखिए दूसरा कहां आया है, नीचे आया है, यानी पहले के बाद दूसरा कहां आना चाहिए था, पहले के नीचे आना चाहिए था, है ना। दूसरा कहां था, पहले के नीचे आता, बट ये कहां आ रहा है, 20 पिक्सल लेफ्ट में दूर आ रहा है और 90 पिक्सल नीचे दूर आ रहा है ना। तो टॉप से लिया 20 पिक्सल और लेफ्ट से लिया 90 पिक्सल, इसने तो ये यहां पर आ गया। div 3 क्या बोल रहा है, div 3 बोल रहा है भाई मेरी पोजीशन फिक्स्ड है, कहां, टॉप से 20 लेफ्ट से 19, कहां से, पेज के कॉर्नर से। सब हम चलाकर देखेंगे, बट देखिए फिक्स्ड क्या है, एकदम फिक्स्ड है, बाकी चीजें मूव कर रही हैं पेज के साथ, बट फिक्स्ड मूव नहीं कर रहा है। एब्सोल्यूट क्या बोलता है, एब्सोल्यूट बोलता है टॉप से 200 लेफ्ट से 200, पर मैं भी पेज के साथ मूव करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक बार 4 बॉक्सेस बनाते हैं, हम भी एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पर करके देखते हैं, चला कर देखते हैं कि किस तरह से चलेगा। ये वाला जो व्यू है ये हम बंद कर देते हैं, है ना, ताकि यहाँ आपको ये दिख पाए। ठीक बात है, पेज एकदम ब्लैंक हो गया, एकदम ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट करेंगे। अब हम बॉक्सेस अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैं पहला बनाता हूँ बॉक्स 1। ठीक बात है, ये चारों बॉक्सेस हम क्या करते हैं, एक के बाद एक, देखिए एक दूसरे के अंदर नहीं है, ये कहाँ है, एक दूसरे के बाहर है। ठीक है, एक दूसरे के मान लीजिए ब्रदर एंड सिस्टर हैं, क्योंकि सेम लेवल पर ये डिफाइंड है। ये हो गया मेरा बॉक्स 4। अभी मैंने आईडी सबकी चेंज नहीं की, आईडी क्या कर देते हैं 2 3 4। अगेन एक क्लास भी डिफाइन कर देते हैं बॉक्स, ताकि इनकी डायमेंशन वगैरह हमको बार बार ना डिफाइन करनी पड़े, है ना। तो मैं एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ बॉक्स, और उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो 4 मेरे बॉक्सेस हो गए, चारों के अंदर टेक्स्ट हो गया। अभी क्या है देखिए, सारे नॉर्मली पेंटेड हैं, तो एक के बाद एक यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उनके स्टाइल ऐड करने शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं, क्या मान लीजिए सी ग्रीन। ठीक है, सी ग्रीन मैंने कलर ले लिया। एक के बाद एक आ गए, एक जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, क्या, मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है, मार्जिन पैडिंग 0 किया, यहाँ आ गया। थोड़ा सा इनको क्या दे देते हैं, जो मेरा बॉक्स है उसको क्या दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं कितना, 5 पिक्सल का। ठीक है, अभी देखिए क्या हुआ, बॉक्सेस में अच्छा खासा गैप बनकर आ गया है। अब इनकी हाइट और विड्थ भी एक बार देख लेते हैं। बॉक्स की मैं मान लीजिए विड्थ दे देता हूं 50 पिक्सल, और हाइट भी दे देता हूं 50 पिक्सल। ठीक है, ये मेरे अच्छे से देखिए सुंदर से एकदम बॉक्स बनकर आ गए हैं। अभी मेरे को इनकी पोजीशंस डिफाइन करनी है। अब हम एक एक करके घुसने लगते हैं अंदर, बॉक्स पे टारगेट करते हैं, इंडिविजुअल बॉक्स पे, है ना। तो मान लीजिए बॉक्स 1 को मैं क्या मानूं, बॉक्स 1 को मान लीजिए मान लेता हूं स्टैटिक। तो मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन इज स्टैटिक। ठीक है, मैंने स्टैटिक बोला, कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि स्टैटिक तो वही है जो बाय डिफॉल्ट होता है। दूसरे में क्या बोलते हैं, बॉक्स 2, और इसकी पोजीशन क्या बोल देते हैं, रिलेटिव। अब बताओ मैं सेव करूंगा तो कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने रिलेटिव तो बताया, पर रिलेटिव में क्या होता है, अपनी पोजीशन से आप कोई चेंजेस बताते हो, मैंने कोई चेंजेस नहीं बताए, तो ये अभी भी अपनी पोजीशन पर है। पर देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ दे देता हूँ टॉप से आप कर दीजिए 10 पिक्सल मेरे को मूव। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा, देखिए क्या हुआ, 10 पिक्सल ये नीचे मूव कर गया, है ना। अगर मैं मान लीजिए लेफ्ट से दूं, कि लेफ्ट से कर दो मेरे को 50 पिक्सल मूव, तो देखिए लेफ्ट से कहां हुआ, 50 पिक्सल इधर मूव कर गया। यानी ये क्या बोल रहा है, मेरी पोजीशन फ्रॉम माय एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन बॉक्स 2 की कहां है, यहां पर है। तो ये बोल रहा है मेरे को अपनी पोजीशन से 10 पिक्सल नीचे खिसका दो टॉप से, यानी जब हम टॉप 10 दे रहे हैं, यानी टॉप से 10 पिक्सल नीचे, है ना। लेफ्ट दे रहे हैं तो लेफ्ट से 50 पिक्सल दूर, यानी जो भी दिया जा रहा है टॉप से कर दे रहे हैं, तो टॉप से कितना दूर, लेफ्ट से कितना दूर। तो मेरा जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर इसने कहा टॉप से 10 पिक्सल नीचे कर दो, लेफ्ट से इसको 50 पिक्सल इधर कर दो, तो ये बॉक्स यहाँ पर आ गया। ठीक बात है। अब आ जाते हैं बॉक्स 3 पर, है ना। रिलेटिव हम समझ गए। अब आ जाते हैं बॉक्स 3 के ऊपर। बॉक्स 3 में हम क्या देखेंगे, पोजीशन मान लीजिए हम देखते हैं एब्सोल्यूट, है ना। एब्सोल्यूट के लिए हम क्या देख रहे हैं, एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, यानी कोने से स्टार्ट होगा। अभी अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूं बॉक्स 3 की और सेव करता हूं, देखिए बॉक्स 3 कहां गया, बॉक्स 3 यहाँ रहा है। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट में भी पेज से बाहर हो जाता है एलिमेंट। तो पेज से बाहर हुआ तो 4 ने इसकी जगह ले ली तुरंत, क्योंकि जो स्टैटिक वाले चल रहे हैं, स्टैटिक और रिलेटिव वाले चल रहे हैं, वो अपने पेज को मान के चल रहे हैं, पेज के हिसाब से चल रहे हैं। बॉक्स 3 क्या हुआ, बॉक्स 3 सडनली जैसे एब्सोल्यूट हुआ तो नीचे से वो जो बॉक्स 4 है उसने बॉक्स 3 की जगह ले ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मान लीजिए डिफाइन करता हूँ टॉप से 20 पिक्सल।
तो देखिए क्या हुआ, ये टॉप से अब 20 पिक्सल मूव हो गया, है ना। ये अभी कहां हो रहा है, अपने पेरेंट से हो रहा है, यानी बॉडी से हो रहा है, तो बॉडी से 20 पिक्सल नीचे मूव हो गया। अब अगर मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊं, मान लीजिए हम यहाँ इंस्पेक्ट करके इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, है ना। बॉक्स 3 मेरा सिलेक्टेड है, पोजीशन 20 सिलेक्टेड। देखिए मैं जैसे ही बढ़ाऊंगा तो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं। आपको ये भी याद रखना है, कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है वेबसाइट में जब एलिमेंट्स को एक दूसरे के ओवरलैपिंग हमको दिखाना होता है। तो अगर हमको एलिमेंट को ओवरलैपिंग दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी पोजीशन एब्सोल्यूट करके एग्जैक्ट दे सकते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो 3 क्या होगा, 3 क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आप किसी को एब्सोल्यूट देंगे तो पेज से एक लेवल बाहर आ जाता है ना, और वो वहीं पर टिका रहेगा। तो यहाँ बॉक्स 3 की कोई भी पोजीशन उसके बाद दे सकते हैं। बॉक्स 4 को क्या देते हैं, एक ही पोजीशन हमारी बची हुई है, अब तो क्या बचा है, फिक्स्ड बचा है। अब मैं जैसे बॉक्स 4 को फिक्स देता हूं तो देखिए बॉक्स 4 कहां है, अभी तो वही है जहां पर वो था, पर इसने भी क्या किया है, पेज से ये बाहर आ गया है। कैसे पता चलेगा हमको, एक बार क्या करके देखते हैं, इसकी पोजीशन डिफाइन करके देखते हैं। मान लीजिए राइट से 20 पिक्सल, तो देखिए अभी इसने क्या किया, अभी राइट से लाइन हो गया, राइट से 20 पिक्सल पर आ गया। बट अगर मान लीजिए मेरा पेज छोटा होता है ना, मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, पेज को छोटा कर लेते हैं। देखिए अभी क्या है, राइट से लगा हुआ है ये, अभी एक्चुअली मेरे को नीचे कुछ एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं नीचे एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ, ये करने के बजाय मेरे को अगर पेज को स्क्रॉलेबल बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, नीचे भी अपने काफी सारे डिव्स ऐड में कर लेता हूँ, है ना। इसकी मैं आईडी डिफाइन नहीं करता, सीधे क्लास डिफाइन करते हैं। अभी मेरा ये बॉक्स 4 आ रहा है, मान लीजिए बॉक्स 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 बॉक्स, इनका नाम हम दे देते हैं। एक बॉक्स आया, 2 3 4 5 6 7। अभी देखिए क्या हुआ, पेज पे स्क्रॉल बार आ गई, क्योंकि मैंने क्या किया, बहुत सारे बॉक्सेस ऐड कर दिए जो पेज के बाहर जा रहे हैं। अब देखिए मैं जब स्क्रॉल करना स्टार्ट करूंगा तो सब बॉक्सेस मूव कर रहे हैं, पर बॉक्स 4 जो है वो मूव नहीं करता है। ये भी एब्सोल्यूट की तरह ही है। मान लीजिए मैं राइट को इसको 20 पिक्सल की जगह क्या दे दूं, 50 पिक्सल दे दूं, एब्सोल्यूट की तरह कैसे है, यानी एक लेवल ऊपर आ रहा है, यानी सबके ऊपर ये चढ़ा हुआ है, बट क्या हो रहा है, ये स्क्रॉल बार के साथ मूव नहीं कर रहा। तो क्या समझ आया, स्टैटिक और रिलेटिव एक जैसे हैं, यानी वो सेम डॉक्यूमेंट के लेवल पर पेंट होते हैं। स्टैटिक है डिफॉल्ट, रिलेटिव डॉक्यूमेंट में ही होता है, बट अपनी पोजीशन से रिलेटिव पेंट होता है। एब्सोल्यूट क्या है, पेरेंट की पोजीशन से आप उसको जहां पर डिफाइन करेंगे वहां पेंट होगा और एक लेवल बाहर आ जाएगा, है ना, यानी वो बाकियों के ऊपर चढ़ेगा। जो फिक्स्ड वाला है ये भी बाकियों के ऊपर चढ़ता है, बट क्या होता है, ये फिक्स्ड रहता है स्क्रॉल बार से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी स्क्रीन पर पोजीशन एकदम फिक्स्ड बनाकर रखता है। तो उम्मीद करता हूं हमको ये चारों की चारों पोजीशन प्रॉपर्टी जो है वो समझ आ गई है, चारों वैल्यू में किस तरह से करना है। ये इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के नोट्स में डाला है, तो आपको याद रहे कि देखिए फिक्स्ड है, बना हुआ है, और बाकी जब स्क्रॉल हो रहे हैं तो फिक्स्ड जो है वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। इसमें हम एक प्रॉपर्टी और देखेंगे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, जेड इंडेक्स। अभी जो हम बात कर रहे थे यार, ये एक लेवल बाहर आ जाता है, इसका क्या मतलब है। देखिए जब आप 3D में कोई चीज देखते हैं, यानी पेज अभी तक हमारा क्या है, स्क्रीन हमारी नॉर्मली क्या होती है, 2D स्क्रीन होती है, यानी आप सिर्फ लेंथ और विड्थ, सॉरी हाइट और विड्थ इसकी डिफाइन कर सकते हैं। बट जेड इंडेक्स क्या है, जेड इंडेक्स का मतलब है आप उसका लेवल भी डिफाइन कर रहे हैं कि पोजीशन पर कहां होना चाहिए। देखिए जब नॉर्मल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ भी होता है, अभी देखिए जैसे ये वीडियो चल रही है ना, इसमें क्या है, मैं अभी ये अपनी जो पीपीटी है उसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट साथ में मेरी जो वीडियो है वो भी आप देख पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये मेरी पीपीटी के ऊपर है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो लेवल है वो इससे एक लेवल ऊपर है ना। तो इसी तरह से जेड इंडेक्स होता है। आप अपने वेब पेज में कुछ चीजों को नीचे रख सकते हैं, कुछ चीजों उनके ऊपर रख सकते हैं। मान लीजिए बैकग्राउंड कलर आपने दिया, बाकी चीजें तो आप चाहेंगे ना कि बैकग्राउंड कलर के ऊपर दिखें, पता चला आपने जो रखा बैकग्राउंड कलर सबसे ऊपर आ रहा है ना। तो हर चीज का एक लेवल होता है, एक लेवल होता है बाय डिफॉल्ट पेज का, और उसके बाद लेवल क्या कर सकते हैं आप, डिफाइन कर सकते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मान लीजिए पॉपअप आता है पेज पर, उसका जेड इंडेक्स क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि पॉपअप बाकी सारे कंटेंट के ऊपर आना चाहिए जब भी पॉपअप आएगा, है ना। उम्मीद करता हूं आपको जेड इंडेक्स समझ आ रहा होगा। तो इस जेड इंडेक्स का क्या मतलब है, जेड इंडेक्स का मतलब है स्टैकिंग ऑर्डर, यानी अगर एक स्टैक में हम चीजों को लगा रहे हैं तो जो सबसे नीचे है उसका जेड इंडेक्स कम होगा, उसके बाद वो बढ़ता चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स होता है हमारा 0। अगर आप नेगेटिव देंगे तो जो हमारा मान लीजिए जो नॉर्मल प्लेन है उसके पीछे चीजें जाना शुरू हो जाएंगी। अगर आप पॉजिटिव में देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, क्या होगा, उसके ऊपर चीजें चढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या ओनली अप्लाइज टू एलिमेंट्स विद पोजीशन सेट टू आइदर रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। यानी ये स्टैटिक के लिए आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक क्या है, स्टैटिक तो पहले ही मान के चल रहा था कि भाई मैं अपने डॉक्यूमेंट फ्लो में ही काम करूंगा। इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है, और जिसका जेड इंडेक्स हायर होगा वो कहां दिखेगा, पेज पर, उसके ऊपर दिखता जाएगा। देखिए एग्जांपल में अगर आप देखें, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक बॉडी के अंदर सिर्फ 2 कंटेनर बनाए, एक का नाम दिया जेड इंडेक्स 2, एक का नाम दिया जेड इंडेक्स 1, ताकि आपको क्लैरिटी रहे किसका हमने जेड इंडेक्स क्या सेट किया है ना। उसके अलावा हमने दोनों जो बॉक्सेस हैं इनमें क्या किया, इनकी ये सारी की सारी कॉमन प्रॉपर्टीज दी, है ना। उसके अलावा हमने क्या दिया, एक में जेड इंडेक्स दिया 1, एक में जेड इंडेक्स दिया 2।
तो देखिए क्या हुआ, एक के ऊपर एक ही एलिमेंट चढ़ रहे हैं। मैंने क्या किया, इनकी पोजीशन एब्सोल्यूट देके एक दूसरे के ऊपर सेट करने की कोशिश करी है, पर क्योंकि z इंडेक्स है तो क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक यहाँ पर चढ़ जा रहे हैं, है ना। इसका एग्जांपल आपको क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ z इंडेक्स भी हमको समझ आ गया है। अब एक लास्ट चीज बस हम देखेंगे, ये इस लेवल का एकदम लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, सिमेंटिक टैग्स। तो ये अगेन रिवीजन है थोड़ा सा HTML का, बट ये आपको अच्छा, अगर आप ये ठीक से यूज करेंगे तो क्या होगा, आपके SEO स्कोर में यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको ये काफी हेल्प करेगा। तो इसका क्या मतलब है, देखिए जब हम नॉर्मल पेज अभी तक हम डिफाइन कर रहे हैं, हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, हर चीज डिव के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। डिव क्या है, कंटेंट हो सकता है इसके अंदर या पेरेंट हो सकता है, तो डिव के अंदर डिव के अंदर डिव हम डिफाइन करते जा सकते हैं। बट आपने देखा होगा पहले भी जब हमने डिफाइन किया था नेविगेशन बार, तो हमने उसको कहाँ डिफाइन किया था, हेडर के अंदर डिफाइन किया था। तो जनरली पेज में आप क्या कर सकते हैं, एक हेडर टैग यूज करिए, फुटर टैग यूज करिए, बीच में क्या यूज करिए, मेन टैग यूज करिए, है ना। तो मेन टैग यूज करिए, तो जब गूगल का सर्च इंजन, मान लीजिए कोई भी सर्च इंजन आपके पेज को सर्च करने आएगा, तो उसको पता रहेगा कि हेडर में क्या मतलब है। यानी हेडर में जनरली मान लीजिए नेविगेशन रखा जाता है, तो उसको पता है हेडर का क्या मतलब है। फुटर में जनरली कॉन्टैक्ट अस, इस टाइप की चीजें आप देखते हो किसी वेबसाइट में रखी जाती हैं। असाइड अभी समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, असाइड का बस मतलब ये होता है, असाइड में वो चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए आप एड्स दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई सजेशन दिखा रहे हैं, तो आप असाइड में दिखाइए। अदरवाइज बाकी आपका जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा आप मेन में दिखाइए। मेन में भी आप अंदर सेक्शंस बना सकते हैं सेक्शन टैग से, जो कि इंडिविजुअल, अगर आपकी वेबसाइट में कुछ अलग अलग चीजें हैं तो सेक्शंस में आ पाए। अगेन क्या मैं हेडर की जगह, मेन की जगह, सेक्शन की जगह, हर चीज की जगह, फुटर की जगह अगर सिर्फ डिव लगा दूं तो चलेगा क्या, पेज एग्जैक्टली सेम दिखेगा, इसका और कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ क्या है कि वो जो SEO है उसको वो समझ आने लगता है कि आपने कहां पर पेज क्या डिफाइन किया है। सिमेंटिक का यही मतलब होता है, यानी शब्द से मतलब निकलना है ना। सिमेंटिक का मतलब है किसी चीज का कोई मतलब है, तो हेडर के अंदर फिर आप हेडर ही डिफाइन करेंगे, मेन का मतलब आप मेन ही डिफाइन करेंगे। तो डिव वगैरह क्या है, नॉन सिमेंटिक टैग्स हैं, जिनसे नाम से कुछ पता नहीं चलता, पर हेडर है, मेन है, सेक्शन है, ये क्या है, सब सिमेंटिक टैग्स हैं, क्योंकि इनके नाम से पता चलता है कि अंदर इनके अंदर कंटेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों ये हमने देखा, यही जो डिफरेंस की स्लाइड है वो दिखाई है हमने, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक में क्या इसमें मीनिंगफुल होता है, गुड फॉर SEO होता है, और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी। मान लीजिए कोई आपके बहुत सारे ऐसे यूजर्स हो सकते हैं, मान लीजिए देख नहीं सकते, ब्लाइंड है ना, या कुछ उनके साथ कोई अदर प्रॉब्लम्स है, ऑटिस्टिक भी बहुत लोग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिमेंटिक टैग्स से वो बहुत लोग क्या करते हैं, स्क्रीन रीडर यूज करते हैं, यानी स्क्रीन पे जो भी है कंप्यूटर उनको पढ़ पढ़ के सुनाता रहता है। तो उनको अगर पता होगा कि भाई आपने नेविगेशन ऊपर अलग से हेडर में डिफाइन किया है, तो वो जो रीडर है, स्क्रीन रीडर है, वो उनको बताएगा पढ़ के कि भाई ये हेडर का सेक्शन है जहां पर ये नेविगेशन ऑलरेडी डिफाइंड है। वरना वो जो एक्सेसिबिलिटी का जो रीडर है, जो पढ़ने वाली जो सॉफ्टवेयर होता है, वो भी उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपने पेज में कहां पर क्या डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये हुए मेरे सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक टैग्स। यहाँ पर हुआ दोस्तों हमारा लेवल 5 फिनिश, है ना। डिस्प्ले पोजीशन हमने क्या देखा, डिस्प्ले देखा, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, नन, वो सब करके देखा। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में देखा हम कैसे टूल यूज करके अलग अलग साइजेस में देख सकते हैं। कितने सारे तरह की हमने रिलेटिव यूनिट्स पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, पहले परसेंटेज देखा, फिर EM देखा, फिर REM देखा, उसके बाद व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ देखा। उसके बाद हमने पोजीशन प्रॉपर्टी देखी, स्टैटिक देखी, एब्सोल्यूट देखी, रिलेटिव थी और फिक्स थी। तो हमने सारी की सारी पोजीशन प्रॉपर्टी देखी और हमने समझा सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स हमको क्यों यूज करने चाहिए और क्यों यूज नहीं करने चाहिए। जल्दी से चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5, और ये किस पे है हमारा, जो भी हम पढ़ के आए, डिस्प्ले एंड पोजीशन। तो देखते हैं क्या क्या है, थोड़ा लंबे से टास्क लग रहे हैं। पहला टास्क क्या है, क्रिएट अ वेब पेज विद हेडर, फुटर एंड अ कंटेंट एरिया, और उसके बाद काफी सारे सब टास्क हैं। तो ये एक ही पूरा टास्क है जिसके काफी सारे सब टास्क हैं। सबसे पहले पहला ही काम कर लेते हैं, क्या बनाना है हमको, हेडर, फुटर एंड कंटेंट एरिया। तो जो अभी हमने पढ़ा सिमेंटिक टैग्स, यहाँ पर हमको वो यूज करने हैं और हेडर, फुटर और कंटेंट एरिया बनाना है। तो आ गए अपने कोडिंग स्टूडियो पे। यहाँ पे देखिए हमने पहले से बस टाइटल लिख के रखा हुआ है, प्रैक्टिस सेट 5। अब यहाँ हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हेडर बनाएंगे। कैसे होता है, हेडर होता है, फिर मेन होता है, फिर फुटर होता है ना। तो हमने 3 एरियाज बना लिए, सेव कर लेते हैं। अभी कंटेंट हमने कुछ नहीं डाला है तो कुछ नहीं आएगा, यही था हेडर, फुटर एंड कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया मानी मेन। उसके बाद हेडर में क्या करना है, क्रिएट अ नैव बार विद लिंक्स। तो हेडर के अंदर हमको क्या बनाना है, नैव बार बनाना है। देखिए नेविगेशन बार बनाने के लिए भी एक हमारे पास क्या टैग होता है, नेविगेशन टैग होता है। इसके अंदर आप अपने अलग अलग जो आपको लिंक्स देने हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ मैं नेविगेशन के लिए लिंक्स बनाता हूँ। अपने कौन कौन से नेविगेशन लिंक्स बनाऊंगा, मान लीजिए मैं एक पहला लिंक बनाता हूँ, है ना। ये तो हम हैश ही देंगे, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए 4-5 ऐसे लिंक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं, सबसे पहले दे देते हैं मान लीजिए होम, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट और हेल्प, ठीक बात है। मान लीजिए हमको ये बनाने हैं, हमने बना लिए। अभी सेव किया, देखिए क्या हुआ, कितने बड़े बड़े होकर यहाँ पर ये आ गए हैं और एक के बाद एक यहाँ पर लगे हुए हैं। तो एक बार इसका जो साइज है वो थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रखा है। ये भी 200% पे हम देख रहे हैं, ठीक बात है।
तो ये मेरा नेविगेशन, हालांकि क्योंकि हम एक्सरसाइज कहाँ की कर रहे हैं, सीएसएस की कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सुंदर भी हमको बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, आइए इसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं अपना सीएसएस। अब क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट और यहाँ पर काफी ज्यादा सीएसएस होने वाली है, तो मैं अभी क्या करूंगा, एक सीएसएस की अलग से हम फाइल बना लेते हैं। तो एक बार बाहर आ जाते हैं, यहाँ मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं index.css। ठीक बात है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे इंक्लूड। तो यहाँ कर लेते हैं हम लिंक, कौन सी फाइल हमको इंक्लूड करनी है, index.css, जो हमारी सेम जगह पर पड़ी हुई है। अब हम आ जाते हैं सीएसएस में। देखिए हमने क्या किया, हेडर के अंदर नैव है, नैव के अंदर हमारे लिंक्स हैं। तो मान लीजिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो सेलेक्टर है वो यूज कर सकते हैं, जिससे कि पहले नैव के अंदर जो लिंक्स हैं उनका मान लीजिए हम जो नीचे की अंडरलाइन है वो हम हटाना चाहते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, नैव बोलूंगा, फिर क्या बोलूंगा, ए बोलूंगा। ठीक बात है, यानी नैव के अंदर जो ए है उनमें हमको क्या करना है, मान लीजिए टेक्स्ट डेकोरेशन ना। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए क्या हुआ, मेरे सबके नीचे से जो लिंक्स हैं वो चले गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनमें थोड़ा सा गैप बना देते हैं, काफी ज्यादा एकदम आसपास आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं मार्जिन, सिर्फ लेफ्ट में मार्जिन दे देते हैं, कितना, मान लीजिए 50 पिक्सल्स। अब देखिए क्या हुआ, काफी सारा गैप छोड़ छोड़ के एक दूसरे के बाद ये आ गए हैं। थोड़ा सा और गैप बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 55 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा गैप हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, एक इनको दे देते हैं, पूरे के पूरे को दे देते हैं बैकग्राउंड, है ना। तो वो कहाँ देंगे, मान लीजिए हेडर सेक्शन को पूरा का पूरे को हम बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या देंगे, मान लीजिए हम दे देते हैं पेल ग्रीन। ठीक है, ये मेरा बन गया। अभी क्या लग रहा है, ये मार्जिन और ये हमने हटाया नहीं, तो इस बार क्या कर लेते हैं, स्टार लगा के फिर से यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, क्या, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। ठीक है, इसको हमने सेव किया। ये देखिए हमारी नेविगेशन बार ऊपर बहुत अच्छे से आ गई है। इनको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ऊपर नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो हम क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं, कितना, मान लीजिए 5 पिक्सल्स। क्या हुआ, थोड़ा सा ये मोटा हो गया। अभी नेविगेशन बार में एक काम हम और क्या कर सकते हैं, पूरे हेडर के लिए हम एक हाइट भी डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल हमने हाइट दे दी, थोड़ा ठीक से अच्छा सा नेविगेशन बार बन गया। बट क्या है, ऊपर अभी स्पेस कम है, तो इसमें और क्या दे देते हैं, जो हमारा नेविगेशन है, मान लीजिए नेविगेशन को कर देते हैं, जो हमारा नेविगेशन है उसको हम कर देते हैं क्या, थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे देते हैं। यानी पर मार्जिन देंगे तो एक्चुअली कलर तो आ जाएगा क्योंकि हेडर में है। ठीक है, तो मार्जिन दे सकते हैं, मान लीजिए मार्जिन में दे देता हूँ 5 पिक्सल्स का। तो क्या हुआ, ऊपर से थोड़ा सा नीचे खिसक गया, बट एक्चुअली बैकग्राउंड कलर भी आ गया इसके साथ ही, तो हमको मार्जिन की जगह इसको कर देते हैं पैडिंग। ठीक बात है, अब देखिए मेरे अच्छे से 4 लिंक यहाँ बीच में निकल कर आ रहे हैं। तो मेरा जो हेडर सेक्शन है वो वाला काम पूरा हो चुका है। सेकंड हमको क्या, ये हमने नेविगेशन बार वाला काम पूरा कर लिया है। फिर क्या बोल रहा है, क्रिएट अ डिव विद विड्थ एंड हाइट, बैकग्राउंड कलर ग्रीन एंड बॉर्डर रेडियस 50%। ये हमको कहाँ बनाना है, मेन में बनाना है। तो मेन के अंदर आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं इंडेक्स में। अभी क्या बोल रहा है, मेन के अंदर बनाइए एक डिव, है ना। तो मान लीजिए इसको रख देते, एक बना लेते हैं डिव, जिसकी हाइट रख दे, जिसका आईडी रख देते हैं हम सेकंड, क्योंकि ये क्या है, हमारा सेकंड टास्क है। ठीक है, इसमें हम ये भी सेकंड लगा देते हैं। तो इसमें बोला डिव बनाइए विद विड्थ एंड हाइट, तो इसकी कुछ विड्थ एंड हाइट दे दीजिए। तो आईडी में जाकर इसकी हाइट दे देते हैं, इसको हम आईडी सेलेक्टर लगाएंगे क्या, सेकंड, और इसके देते हैं हाइट 50 पिक्सल्स और विड्थ 50 पिक्सल्स। ठीक है, ये हमने इसकी हाइट और विड्थ दे दी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें कलर क्या देना है, ग्रीन देना है और बॉर्डर रेडियस देना है। तो पहले कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद इसने कहा बॉर्डर रेडियस दीजिए 50%। ये 50% देते क्या हुआ, ये ग्रीन कलर का हो गया। हालांकि ये सेकंड इससे बाहर आ रहा है, अब टेक्स्ट नहीं आ रहा है। एक्चुअली टेक्स्ट हमने दे दिया, टास्क में लिखा नहीं हुआ था। तो अगर हम टेक्स्ट हटा दें तो देखिए एक अच्छा तरीका क्या हुआ, सर्कल बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हुआ। उसके बाद क्या करना है, ये टास्क पूरा हो गया। उसके बाद कहा क्रिएट 3 डिव्स विद कंटेनर हाइट एंड विड्थ 100 पिक्सल्स एंड डिस्प्ले देम एज इनलाइन ब्लॉक्स। ठीक है, विद कंटेनर, तो ये कंटेनर भी हमको इसमें लगाना है। तो क्या करते हैं, एक नया डिव बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, कंटेनर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इसने कहा 3 डिव्स बनाइए, है ना। तो इसका नाम रख देते हैं मान लीजिए box1, है ना, box1, box2, box3।
हाइट और विड्थ देनी है तो क्या करते हैं, इनको एक क्लास भी दे देते हैं बॉक्स, ताकि हमको बार बार ना डिफाइन करनी पड़े। तो मान लीजिए मैंने क्लास दे दी बॉक्स, ये तीनों में हमने दे दी है क्लास, इनके टेक्स्ट भी दे देते हैं बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। ठीक है, देखिए 3 बॉक्सेस बन गए हैं। अभी उसने क्या कहा, हाइट और विड्थ इसकी देनी है 100 पिक्सल्स, है ना। कलर हम खुद से दे देते हैं ताकि ये विजिबल रहे। तो सबसे पहले देखते हैं बॉक्स क्लास, हाइट 100 पिक्सल्स, विड्थ 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए वॉयलेट दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 बॉक्सेस बन गए। थोड़ा सा मार्जिन में दे देते हैं ताकि अच्छे सुंदर अलग अलग ये हमको दिखाई दे। उसके बाद इसने क्या कहा, इनको डिस्प्ले करिए इनलाइन ब्लॉक, है ना। तो उसमें हमारे पास कंटेनर भी था, हम क्या करते हैं कंटेनर का डिस्प्ले कर सकते हैं इनलाइन ब्लॉक। तो हम क्या करते हैं, हैशटैग हैश कंटेनर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इससे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्ले देना पड़ेगा मुझे एक्चुअल आइटम में देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से कंटेनर को हटा दूं, देखिए क्या हुआ, सारे के सारे कंटेनर कहाँ गए, जो मेरे बॉक्सेस थे वो कहाँ गए, इसमें आ गए। कंटेनर का काम क्या है, यहाँ पर कंटेनर में हमको क्या करना है, कंटेनर में हमको एक कम से कम बॉर्डर लगा के दिखाना चाहिए ताकि ये लगे कि ये सब कंटेनर के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर कर देते हैं 3 पिक्सल्स का सॉलिड बॉर्डर विद ब्लैक कलर, या कलर नहीं दें तो भी चलेगा। ठीक है, देखिए कितना अच्छा आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 5 पिक्सल्स। तो ये हमारा एक कंटेनर बॉक्स बन के आ गया है, जिसके अंदर 3 बॉक्स हैं जो क्या है, इनलाइन ब्लॉक है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा ये वाला टास्क भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, सेट द करेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी फॉर द सिंगल डिव एलिमेंट टू एंश्योर इट रिमेन्स एट द राइट साइड ऑफ द पेज एंड डज नॉट शिफ्ट इवन व्हेन स्क्रॉलिंग। यानी हमको उसने कहा एक बॉक्स आपको राइट साइड में लगाना है ना, राइट साइड ऑफ द पेज पे लगाना है, और वो स्क्रॉल करने पर भी अपनी पोजीशन ना छोड़े, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें से बॉक्स 3 जो है इसको भी हम उठाकर ये काम कर सकते हैं। बट एक मान लीजिए नया बॉक्स बना लेते हैं इस कंटेनर के बाहर। ठीक है, उसको आईडी वो क्लास दे देते हैं सेम, ताकि उसको भी, ताकि वो भी यहाँ आ जाए। और इसको क्या करते हैं, बॉक्स 4 के ऊपर हम CSS अपनी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमको राइट साइड ऑफ द पेज में दिखाना, और ऐसा कि स्क्रॉल से फर्क ना पड़े। तो हमको पता है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए फिक्स्ड, है ना। और हमको क्या देना है, राइट साइड में देना है। तो मान लीजिए राइट से इसको 10 पिक्सल्स पे रेंडर कर देते हैं। तो ये डिस्प्ले फिक्स्ड पर क्यों नहीं चला, चलिए एक बार जल्दी से इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, बोला डिस्प्ले फिक्स्ड नहीं, अरे यार मैं डिस्प्ले फिक्स्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली करना क्या था, पोजीशन इसकी फिक्स्ड करनी थी। डिस्प्ले तो ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक होता है, माफ कीजिए मैं भूल रहा हूँ बीच बीच में। बट करना क्या है, हमको पोजीशन इसकी फिक्स करनी है। तो जैसे मैंने पोजीशन फिक्स की और राइट से किया, देखिए कहाँ गया बॉक्स 4, यहाँ पर आ गया। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव ये करना है कि ये बॉक्स 4 यहाँ आ तो गया है, बट ये स्क्रॉल करने पे भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो जो हमने पहले किया था एक बार वही करते हैं। क्या, यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस हम ऐड कर लेते हैं, आईडी प्रॉपर्टी इनसे हटा देते हैं। ठीक है, और बॉक्स को कर देते हैं बॉक्स, इसको करते हैं सेव। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स आया, अब क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट बहुत सारी बार। अब ये क्या हो रहा है, सारे के सारे बॉक्सेस कैसे आ रहे हैं, इनलाइन ब्लॉक आ रहे हैं, क्योंकि क्लास में हमने क्या डिफाइन कर दिया है, क्लास में हमने डिफाइन कर दिया प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक। थोड़ी देर के लिए अगर इसको हटा दें और बॉक्स 4 को देखें, अभी देखिए मैं कितना भी स्क्रॉल कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, बॉक्स 4 मेरा वहीं पर बना हुआ है। तो हमको पता है कि हमने जो बॉक्स 4 पर जो प्रॉपर्टी सेट की है वो एकदम करेक्ट है। ये बॉक्स हम सारे के सारे यहाँ से फिलहाल हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये टास्क। उसके बाद क्या है, यूज जी इंडेक्स टू प्लेस द डिव ऑन टॉप ऑफ अनदर डिव। तो जी इंडेक्स यूज करना है एक डिव को दूसरे डिव पे रखने के लिए। तो मान लीजिए बॉक्स 2 का हम डिव चेंज कर देते हैं, बॉक्स 2 का हम जाके जेड इंडेक्स चेंज करते हैं। तो अभी तक हमने कुछ लगाया नहीं है बॉक्स 2 पर, बॉक्स 2 का एक सिलेक्टर लगाते हैं और यहाँ कर देते हैं जेड इंडेक्स 2। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट बाकी एलिमेंट के ऊपर आ गया है, एक लेवल ऊपर आ गया। इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसका जो पोजीशन इसकी कर देते हैं एब्सोल्यूट। अब मैंने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करी तो अभी तो ये वहीं पर है जहां पर था, बट देखिए क्या हुआ, बॉक्स 2 बॉक्स 3 के, बॉक्स 3 जो है वो नीचे चला गया, बॉक्स 2 क्योंकि ऊपर आ गया है तो जेड इंडेक्स इसका चेंज हो गया। एक बार इसकी पोजीशन भी चेंज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट से जहां पर ये नॉर्मली रेंडर होने वाला था वहां से 20 पिक्सल्स इसको राइट में कर देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, ये क्योंकि एब्सोल्यूट है पेज के हिसाब से चल रहा है तो ये लेफ्ट से सिर्फ 20 पिक्सल्स इधर आ गया। तो क्या हुआ, देखिए जेड इंडेक्स आपको दिख रहा है, वैसे भी एक के ऊपर एक ये चढ़ चुका है।
तो ये हुआ मेरा लास्ट पार्ट। उसका क्या कह रहा है, टेक्स्ट फुटर में थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दीजिए। तो एक बार वापस आते हैं अपने इंडेक्स में, और यहाँ फुटर में भी थोड़ा सा टेक्स्ट अगर हमको लिखना है तो क्या करेंगे, लॉरेम 50। ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ फुटर में थोड़ा बहुत मेरे पास टेक्स्ट आ गया है। देखिए फुटर क्या है, काफी इधर आ रहा है, तो क्या करते हैं फुटर को पेज के नीचे लगा देते हैं। तो अगर फुटर को मुझे पेज के नीचे लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फुटर, इसकी पोजीशन क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं कि मेरे को जो मेरा फुटर है वो हमेशा दिखता रहे। और इसको क्या करते हैं, बॉटम से इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं बॉटम से 1 पिक्सल, है ना, या बॉटम से इसको 0 पिक्सल भी बोल सकते हैं अगर आप इसको 0 करना चाह रहे हैं। तो देखिए फुटर कहाँ गया मेरा, एकदम नीचे चला गया। इस पे मान लीजिए बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, थोड़ा लाइट कोई, ये देखिए मीडियम एक्वामरीन में इसका कलर कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरी जो प्रैक्टिस सेट है वो पूरा हो गया। अभी आपको ये नहीं देखना है कि सर ये कितना गंदा भद्दा सा पेज लग रहा है, ये हमने क्या बनाया। पॉइंट ये नहीं है कि हमने क्या बनाया, पॉइंट ये है कि हम इन सब प्रॉपर्टीज का जो यूज है वो हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। हमको समझ आया है नहीं कि मार्जिन कैसे छोड़ने हैं, हमको समझ आया है नहीं कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे सेट करनी है, पोजिशंस की प्रॉपर्टी अलग अलग सेट कैसे करनी है, और उन सबको मिलाकर, या मान लीजिए यहाँ बॉर्डर रेडियस कैसे देना है, और उन सबको मिला के एक मोटा मोटा पेज कैसे तैयार करना है। वैसे आप वैसे देखेंगे तो उतना पेज खराब भी नहीं है। देखिए अच्छा सा हेडर बना हुआ है, नीचे अच्छा सा बॉटम बना हुआ है, बीच में कंटेंट में हम अलग अलग चीजों के साथ खेल रहे हैं। वैसे भी प्रोजेक्ट में हम पूरा का पूरा मिंत्रा का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, मिंत्रा क्लोन बनाने वाले हैं, तो वहां ये सब जो चीजें हम अभी यहाँ कर रहे हैं काफी हद तक काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा लेवल 6, जो क्या है, फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड एंड मीडिया क्वेरीज। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, अगर आजकल की आप बात करेंगे सीएसएस में सबसे ज्यादा जो यूज होता है फीचर, उसका नाम क्या है, फ्लेक्सबॉक्स। ग्रिड का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है ग्रिड, बट आपको पता होना चाहिए किस तरह से यूज करना है। और मीडिया क्वेरीज हम किस चीज में यूज करेंगे, मीडिया क्वेरीज हम यूज करेंगे जो हम पहले कह रहे थे कि एक साइज डिफाइन करते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए, और उस एक साइज के बेस पर बाकी सब रिलेटिव डिफाइन करते हैं, बट वो एक को कैसे चेंज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज में। तो मीडिया क्वेरीज उस चीज में हेल्प करता है कि अलग अलग स्क्रीन साइज पे अलग अलग आपको अगर वेबसाइट दिखानी है, चीजों का बिहेवियर बदलना है, कलर बदलना है, चीजें बदलनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, मीडिया क्वेरीज से कर सकते हैं। तो एक पहले पढ़ेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी, जो पहले यूज होती थी, आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है। उसका देखिए मोस्ट ऑफ द लेवल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ फ्लेक्सबॉक्स। फ्लेक्सबॉक्स के बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्लेक्सबॉक्स को बहुत लोग ये भी मानते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, बट अगर आप अगले 20 से 25 मिनट बस इसको ध्यान से देखेंगे, सारे एग्जांपल्स ध्यान से देखेंगे, साथ साथ मेरे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप उसका डेफिनेटली बोल रहे होंगे कि यार इसमें ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं आप क्यों हवा बना रहे थे। ठीक है, तो फ्लेक्सबॉक्स हम समझ लेंगे, उसका ग्रिड और मीडिया को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी क्या है। ये फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये करती है किसी भी, अगर मेरा कोई HTML का एलिमेंट है, कोई मैंने एलिमेंट लगाया है, उसको फ्लोट करके अपने माइंड में, जब फ्लोट कोई बोल रहा है तो बस ये सोचिए फ्लोट करके लेफ्ट ले जाना है या राइट ले जाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये HTML कोड है, सबसे पहले इसको देखेंगे क्या किया है। एक कंटेनर बनाया है, उसके अंदर सिर्फ 2 बॉक्सेस बनाए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। कंटेनर में आके देखेंगे तो कुछ नहीं है, हाइट है, विड्थ है, बॉर्डर है, ताकि आपको ये सुंदर सा कंटेनर पूरा दिख रहा है। उसका बॉक्स में क्या दिया है, बॉक्स में भी इसकी विड्थ दी है, हाइट दी है, 5 पिक्सल का मार्जिन दिया है, ताकि बॉक्सेस अलग अलग ठीक से दिख पाए, बस इतना ही किया है। और दोनों बॉक्सेस में अगर आप देखेंगे जो नॉन प्रॉपर्टी हमारी बैकग्राउंड कलर, एक को रेड दे दिया, एक को ब्लू दे दिया। बट अगर आप देखेंगे जो पहले वाला बॉक्स है, यानी जिसकी है बॉक्स 1 क्लास में हमने क्या कहा, उसको कर दिया है फ्लोट राइट। तो देखिए वो क्या किया उसने, आइडियली कहाँ आना चाहिए था, वो पहली जगह यहाँ पर आना चाहिए था। क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं डिव, बट वो अपने आप फ्लोट करके कहाँ चला गया, अपने पेरेंट के राइट में चला गया। यानी पेरेंट के है तो अंदर ही, पर कहाँ पहुंच गया, पेरेंट में राइट मोस्ट जहां पर जा सकता है वहां पर वो पहुंच गया। दूसरे का हमने क्या बोला, फ्लोट लेफ्ट बोला। तो इस वाले ब्लू बॉक्स ने क्या किया, ये फ्लोट करके पूरा का पूरा लेफ्ट में आ गया। तो अगर आपको अपने पेरेंट के अंदर चीजों को लेफ्ट या राइट में अलाइन करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, फ्लोट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखिए इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, लेफ्ट, राइट या नन। नन जो है वो बाय डिफॉल्ट है, तो आप कुछ नहीं करेंगे तो वो नन ही है ना। तो एक बार जल्दी से इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, चलते कोडिंग स्टूडियो में। यहाँ देखिए फ्लोट प्रॉपर्टी मैंने पहले से लिख के रखा है, तो जल्दी से जो हमने बनाया था वो बना लेते हैं। क्या, अब यहाँ पर आपको लाइव में करके दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक पहले बॉक्स बना लेते हैं, कंटेनर। ठीक है, ये मेरा डिव बन गया, उसके अंदर क्या बनाना है, हमको एक बनाना है बॉक्स 1, इसमें यहीं पे दे देते हैं क्लास बॉक्स, है ना, और इसका नाम क्या है, बॉक्स 1। एक इसकी कॉपी बना लेते हैं, क्या, बॉक्स 2। वैसे एक से भी फिलहाल काम चल जाएगा, शायद एक से आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। पहले एक बॉक्स बनाते हैं, इसको देखेंगे। अब पहले मैं लगाता हूं कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो कंटेनर क्या करते हैं, सबसे पहले हाइट और विड्थ डिफाइन करते हैं। तो हाइट मान लीजिए मैंने डिफाइन कर दी 200 पिक्सल्स, और विड्थ भी मैंने इसकी डिफाइन कर दी, विड्थ थोड़ी ज्यादा डिफाइन कर देते हैं, 300 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैंने इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर दी। एक डिफाइन कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, ताकि एकदम क्लियर दिखे, कोई अच्छा सा कलर जो पहले ना यूज किया हो। ये देखिए पेल वॉयलेट रेड,
बहुत बढ़िया कलर, ये यूज करते हैं। इसके बाद इसका बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं ताकि हमको पता तो चले कि कंटेनर है कहां तक। तो क्या करते हैं 3 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ठीक है, एकदम नॉर्मल यूज करेंगे, ब्लैक नहीं भी देंगे तो चलेगा। देखिए क्या हुआ, मेरा बॉक्स बन कितना अच्छे से बनकर आ गया है, मेरा पूरा कंटेनर बन के आ गया। इसकी विड्थ थोड़ी सी और ज्यादा कर लेते हैं, मान लीजिए 500 कर लेते हैं। ओ सॉरी, मैंने 5% कर दिया इसको, इसको कर देते हैं 500 पिक्सल। ये देखिए पूरा का पूरा क्या हुआ, यहाँ तक स्ट्रेच हो गया है। अब थोड़ा सा स्टाइल किसको देते हैं, जो हमारा बॉक्स है, जरा पता चले बॉक्स इसके अंदर कहाँ पर है ना। तो अब लगाते हैं बॉक्स के ऊपर, पहले लगाते हैं बॉक्स क्लास के ऊपर। अच्छा मैं डॉट लगाना भूल गया, है ना। इसकी भी विड्थ और हाइट देते हैं। तो मैं क्या देता हूँ, पहले इसकी हाइट देता हूँ मान लीजिए 150 पिक्सल्स, ठीक है। इसकी विड्थ देते हैं 150 दे देते हैं, मान लीजिए 150 पिक्सल्स। मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा एक बार इसके बैकग्राउंड कलर और दे देते हैं ताकि क्लियर दिखे। इसका बैकग्राउंड कलर क्या लेते हैं, लाइट ग्रीन, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, देखिए बॉक्स कैसे इतना अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, एकदम कोने से लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, मार्जिन यूज करेंगे, मान लीजिए हर तरफ दे देते हैं 5 पिक्सल का मार्जिन। तो ये मेरा बॉक्स आ गया। बॉक्स के ऊपर भी दे देते हैं एक बॉर्डर, एक्चुअली एज इट इज कॉपी कर देते हैं, जैसा बॉर्डर उसके ऊपर है ऐसा ही बॉर्डर इसके ऊपर भी आ जाए। तो देखिए क्या हुआ, मेरा बॉक्स के ऊपर बॉर्डर आ गया। अभी तक मैंने इसको और कुछ नहीं दिया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए बॉक्स अभी मेरा एक ही है, इसको मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ फ्लोट राइट। देखिए मैं जैसे ही इसको फ्लोट राइट दूंगा, क्या हुआ, बॉक्स सीधा उड़कर कहाँ आ गया, राइट साइड में आ गया। अभी एक बार अगर इसको हम इंस्पेक्ट करके देखें, अभी वो दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने उसका साइज डिफाइन किया हुआ है। पर देखिए मैं जैसे ही फ्लोट प्रॉपर्टी को ऑफ करता हूँ, बॉक्स लेफ्ट में आ जाता है, फ्लोट प्रॉपर्टी ऑन करता हूँ, बॉक्स राइट में चला जाता है। तो फ्लोट प्रॉपर्टी आपको समझ आ रही है। मैं जैसे ही फ्लोट किसी भी चीज में राइट लगाऊंगा तो वो राइट में पहुंच जाएगा, नन लगाऊंगा तो कहाँ रहेगा, लेफ्ट में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी इसको कहाँ आना था, अपने पेरेंट में लेफ्ट में ही आना था। और अगर लेफ्ट लगा दूंगा तो भी फिलहाल ये लेफ्ट में ही रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्लोट प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। बहुत ज्यादा हमको इसे देखना नहीं है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है। जहां भी आइडियली आजकल हमको फ्लोट लगाना पड़ता है, वहां हम एक्चुअली यूज क्या करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं फ्लेक्स बॉक्स की तरफ और देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स क्या है। तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, हम पहले समझ लेते हैं। देखिए फ्लेक्स बॉक्स को इंप्लीमेंट करना उतना मुश्किल नहीं है, अगर एक बार आपको समझ आ जाए कि फ्लेक्स बॉक्स है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा टाइम, अगले 5 मिनट हम लगाएंगे फ्लेक्स बॉक्स को समझने के लिए, फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। तो सबसे पहली चीज देखते हैं क्या है। देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है, फ्लेक्स बॉक्स इज अ वन डायमेंशनल लेआउट। बहुत लोगों को ये बात आखिर तक समझ नहीं आती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी फ्लेक्स बॉक्स में आप मल्टीपल रोज में डेटा नहीं लगा सकते हैं। अगर भर जाएगा तो ऑब्वियसली अपने आप मल्टीपल रोज में आएगा वो, बट फ्लेक्स बॉक्स बाय डिफॉल्ट जो चलता है वो वन डायमेंशनल चलता है। यानी मान लीजिए आप सिर्फ या तो हॉरिजॉन्टल चलेगा या सिर्फ वर्टिकल चलेगा, एक बार में आप ग्रिड की तरह इसमें जो आइटम्स है वो नहीं लगा सकते। एक्चुअली फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में फर्क ही बस ये है कि ग्रिड जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल एरे की तरह। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, सिंगल डायमेंशनल में काम करता है। सिंगल डायमेंशनल मेथड किस चीज का, अरेंजिंग आइटम्स इन रोज और कॉलम्स। रोज और कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यानी या तो हम इस तरह से आइटम्स को अरेंज करेंगे, या हम वर्टिकली अरेंज करेंगे, या हम हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे। अब ये क्या है, एक बार इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी देख लेते हैं। जो बाहर का आइटम होता है उसको क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं। यानी जिसके अंदर आप फ्लेक्स बॉक्स लगाते हैं। फ्लेक्स बॉक्स जनरली किस लिए है, आपको मल्टीपल आइटम्स एक किसी पेरेंट के अंदर, कंटेनर के अंदर अलाइन करनी है, रोज में कॉलम्स में आपको उसमें खेलना है, तो क्या करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स यूज करेंगे। तो जो बाहर का आइटम होगा जिस पे आप लगाएंगे फ्लेक्स, उसको क्या बोलेंगे, कंटेनर बोलेंगे। और अंदर जो आइटम्स है उनको क्या बोलेंगे, फ्लेक्स आइटम्स, या आइटम्स जो भी हमारी वो है उसको आइटम्स बोलेंगे। तो ये बात आपको बस यहाँ पर 2 चीज समझ आनी चाहिए कि फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने के लिए 2 चीज क्या होंगी, एक कंटेनर होगा, उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स होंगी जिनको हम वन डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करेंगे, या तो एक बार में सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। एक बार इसका फ्लेक्स मॉडल समझ लेते हैं, यानी इसका मेन मॉडल होता क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल होता क्या है। जैसे ही आप किसी भी कंटेनर को क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे, तो देखिए क्या होना शुरू हो जाएगा, उसमें जो आइटम्स हैं वो मेन एक्सिस के अराउंड अरेंज होनी शुरू हो जाती हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। बाय डिफॉल्ट मेन एक्सिस कैसे होती है, मेन एक्सिस होती है इस तरह, लेफ्ट टू राइट, ठीक बात है। मेन एक्सिस कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट। और क्रॉस एक्सिस कैसे होती है, टॉप टू बॉटम। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है क्रॉस स्टार्ट क्रॉस एंड, यानी क्रॉस यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ एंड होती है, मेन एक्सिस लेफ्ट से स्टार्ट होती है, राइट में एंड होती है। ये है इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज। हम चाहें तो किसी किसी केस में इसको चेंज भी कर सकते हैं। जब हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे फ्लेक्स मॉडल का, तो क्या होगा, इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। बट आप ये बात ध्यान रखिए, जो प्राइमरी डायरेक्शन है, यानी फ्लेक्स की प्राइमरी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, इस तरह से होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप बाय डिफॉल्ट इसको आइटम्स देंगे तो क्या करेगा, उनको लेफ्ट टू राइट लगाना शुरू कर देगा, जैसे हमारा इनलाइन ब्लॉक लगाता था वैसे ही। तो इसलिए मेन जो, अगर कोई पूछे मेन एक्सिस क्या है, तो जो डायरेक्शन ऑफ आइटम अरेंजिंग है वही होगा। अगर हम डायरेक्ट आइटम्स इस तरह से अरेंज कर रहे हैं तो मेन एक्सिस क्या होगी, मेन एक्सिस भी वैसे ही हो जाएगी। और उस केस में जो हमारी क्रॉस एक्सिस है वो कैसे होगी, वो ऐसे हो जाएगी, यानी उसके 90 डिग्री
जो भी होगा वो मेरी क्रॉस एक्सिस होगी। अभी मेरी मेन एक्सिस ऐसे है तो क्रॉस एक्सिस ऐसे हो गई, अगर मेरी मेन एक्सिस नीचे होगी तो क्रॉस एक्सिस ऐसे हो जाएगी। समझ आया? अगर मेन एक्सिस ऐसे है तो क्रॉस एक्सिस ऐसे हो जाएगी, उसके बाद शुरू होगी। अभी मेन एक्सिस ऐसे है तो क्रॉस एक्सिस ऐसे चलती है। बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है सर, एक्सिस का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, एक बार यूज करना शुरू करेंगे भूल जाएंगे। बट अगर कहीं पर टर्मिनोलॉजी आती है और आपको नहीं समझ, आपको ये ऐसा ना लगे कि मेरे को तो पता ही नहीं फ्लेक्स बॉक्स में डायरेक्शन क्या होती है, सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो बाकी चीजें हमको समझ आ गई, बाहर वाला फ्लेक्स कंटेनर है, अंदर वाले फ्लेक्स आइटम्स हैं, और ये मेरी दो क्या है, डायरेक्शंस हैं। एक हुई मेन एक्सिस, एक हुई क्रॉस एक्सिस। इसके अंदर इसी तरह से इसको क्रॉस साइज या मेन साइज भी बोला जाता है। जो क्रॉस एक्सिस के अलोंग है वो क्या होगा, क्रॉस साइज होगा, जो मेन एक्सिस के अलोंग है वो क्या होगा, मेन साइज होगा। तो चलिए एक बार इसको अब एक्चुअली देखते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन जो प्रॉपर्टी है उसका क्या मतलब है। डायरेक्शन बहुत सारी चीजें इसमें डिफाइन करती है। देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि एक कंटेनर के अंदर हमको वन डायमेंशनल में ही क्या लगाने हैं, आइटम्स लगाने हैं, तो एक बस बात बच क्या जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि डायरेक्शन क्या होगी उन आइटम्स की। तो वो डायरेक्शन क्या है, ये प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन। तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, देखिए इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन डिफाइन करती है। रो वैल्यू असाइंस फ्लेक्स आइटम्स हॉरिजॉन्टली। आपको एक्चुअली थ्योरी बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस ये चार डायरेक्शन आप देख लीजिए, यही इसका पूरे का सारा है। यानी अगर फ्लेक्स डायरेक्शन मेरी होगी रो, अगर मेरी रो डायरेक्शन है तो आइटम्स किस हिसाब से अरेंज होंगी, पहली आइटम आके कोने लेफ्ट में लग जाएगी, दूसरी आइटम उसके बाद, तीसरी आइटम उसके बाद, चौथी आइटम उसके बाद। यानी ये क्या हुआ, जो हम इनलाइन ब्लॉक में पढ़ के आए थे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में, एग्जैक्टली वही वाला बिहेवियर है। यानी एक लाइन में आइटम्स लगनी शुरू हो जाएंगी। अगर नॉर्मली भी मैं इनलाइन आइटम्स लगा रहा हूं, मान लीजिए मैं लिंक्स लगा रहा हूं, मैं जो भी ऐसी चीजें लगा रहा हूं, तो क्या होती है, एक के बाद एक लेफ्ट टू राइट लगनी शुरू हो जाती है। वही एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो में लेफ्ट से राइट की तरफ आइटम्स लगने लाइन से शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इसको दे दूं रो के बजाय रो रिवर्स, इसकी वैल्यू क्या दे दूं, रो रिवर्स, तो एग्जैक्टली उल्टा होगा। यानी पहली आइटम एकदम जाके राइट में चिपकेगी, उसके बाद उसके लेफ्ट में, उसके बाद उसके लेफ्ट में, उसके बाद उसके लेफ्ट में। ये बात समझ आएगा। रो का मतलब है डिफॉल्ट, यानी लेफ्ट टू राइट, जैसे हमारी नॉर्मली लैंग्वेजेस भी होती हैं। रो रिवर्स का मतलब क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट, यानी राइट में पहली आइटम आएगी, मान लीजिए उर्दू लिखने की तरह है, सबसे पहले राइट से लिखना शुरू करेंगे, लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, तो ये रो रिवर्स है। यानी रिवर्स का मतलब राइट से लगाना शुरू करेंगे आइटम्स और लेफ्ट की तरफ लगाते जाएंगे। इसी तरह अब अगर कॉलम इसकी वैल्यू है, यानी हम ये बोल रहे हैं भाई हमको हॉरिजॉन्टली आइटम्स अरेंज नहीं करने हैं, हमको ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह वर्टिकल आइटम्स अरेंज करने हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, पहला आइटम आएगा यहां, जैसे ही मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन दिया कॉलम, तो पहला आइटम आएगा ऊपर, उसका अगला आइटम उससे नीचे, अगला आइटम उससे नीचे, अगला आइटम उससे नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ये चलते रहेंगे। और अगर सेम मैं दे दूं कॉलम रिवर्स, तो अब तक आप समझ गए होंगे कॉलम रिवर्स में क्या होगा, जो भी कंटेनर है पहला आइटम उसके एकदम बॉटम में जाके लग जाएगा, बॉटम लेफ्ट में, उसके अगला आइटम उससे ऊपर, फिर अगला आइटम उससे ऊपर, फिर अगला आइटम उससे ऊपर। तो फ्लेक्स बॉक्स में मेन आपको ये बात समझ आई, अगर मेरे पास कंटेनर है तो बाय डिफॉल्ट आइटम्स लेफ्ट से राइट की तरफ लगने शुरू होंगे, जो की वैल्यू है रो। और फ्लेक्स डायरेक्शन में जिस भी हिसाब से चेंज करूंगा, रो रिवर्स करूंगा तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, कॉलम करूंगा तो अप टू डाउन चलेंगे, और कॉलम रिवर्स करूंगा तो बॉटम टू अप चलेंगे। अब चलते हैं इसकी एक्चुअल एक्सरसाइज की तरफ। एक बार हम ये चारों चलाकर देखते हैं। इस बार हमने क्या किया है, थोड़ा सा कोड पहले से लिख कर रखा है ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच सके। आप अगेन हमारे नोट से या हमारे जो हमारा नीचे गिटहब का लिंक है वहां से आप ये चाहें तो कोड देख सकते हैं, बट हम सिर्फ बेसिक कोड लिखेंगे और उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स लगाना उसके बाद ही शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं कोड की तरफ। तो दोस्तों ये आ गया हमारा फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन का कोड। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिख के रखा है, पहले से बॉडी के अंदर क्या लिख के रखा है, बस हमने क्या लगाया है, कंटेनर लगाया है, यहाँ कंटेनर का हेडिंग लगाया है, कंटेनर लगा है, कंटेनर के अंदर 4 बॉक्सेस लगाए हैं, ठीक है। उसके अलावा मार्जिन पैडिंग 0 किया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बॉक्स में क्या किया है, बस हाइट विड्थ बॉर्डर मार्जिन डिफाइन किया है, हेडिंग में मार्जिन डिफाइन किया है। कंटेनर में अगर आप देखें ये 2 आइटम्स अभी छोड़ दीजिए, इनको बाद में समझेंगे। हाइट लगाया, विड्थ लगाया, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, और चारों बॉक्सेस को अलग अलग कलर दिया। ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, सब हम पहले से करके आए हैं। अभी आउटपुट भी नहीं देखिए, अभी हम चलते हैं अपने एक्चुअल कोड की तरफ। देखिए एक्चुअल कोड में भी हमने पहले से लिख के रखा है। क्या किया है, एक फ्लेक्स कंटेनर बनाया है, वहां से थोड़ा सा अलग है। अगर यहाँ पर आप आके देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन इसका नाम रखा है। यहाँ देखिए हमने एक इंडेक्स फाइल अलग से ऐड की है, CSS फाइल। अब CSS जाकर देखेंगे। सबसे पहले अपनी HTML देख लेते हैं। एक देखिए यहाँ हेडिंग लगाई है ना, फ्लेक्स कंटेनर कुछ नहीं है, हेडिंग यहाँ पर आ गई। उसके बाद डिव लगाया, 4 हमारे बॉक्सेस लगाए है ना, फ्लेक्स बॉक्स आइटम 1, फ्लेक्स आइटम 2, फ्लेक्स आइटम 3, फ्लेक्स आइटम 4। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आ जाते हैं इंडेक्स में। यहाँ हमने क्या किया, देखिए मार्जिन पैडिंग 0 कर दी, वो हम बाय डिफॉल्ट करते आ रहे हैं। अब पहले हर बॉक्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हाइट विड्थ डिफाइन की है ना, बॉर्डर डिफाइन किया, मार्जिन हमने सिर्फ राइट में दिया है। काम करते हैं इस मार्जिन को पूरे में डिफाइन कर लेते हैं ना, मार्जिन राइट की जगह हम कर लेते हैं मार्जिन, ताकि यहाँ सारी आइटम्स में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाए। तो मार्जिन हमने दे दिया 5 पिक्सल। हेडिंग को उसके अलावा हमने थोड़ा सा लेफ्ट से अलाइन कर लिया है 50 पिक्सल, ताकि ये यहाँ आ जाए। या मान लीजिए इसको हम 50 पिक्सल लगाने के बजाय एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए पेज के एकदम बीच में आ गई है हेडिंग, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया इसको। उसके अलावा कंटेनर में देखिए हाइट और विड्थ 600 पिक्सल, 600 पिक्सल, यानी ये पूरा का पूरा मेरा बड़ा जो कंटेनर है बाहर ये हो गया। विड्थ हो गई 600 पिक्सल,
पैडिंग दे दी 10 पिक्सल की, मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल का और बॉर्डर दे दिया। एक इसको बैकग्राउंड कलर और दे देते हैं थोड़ा लाइट सा, ताकि ये पूरा का पूरा थोड़ा सा सुंदर लगने लगे। कोई बहुत लाइट कलर देते हैं क्या? अब व्हाइट तो देने का कोई मतलब नहीं है, वरना कोई कलर तो बाय डिफॉल्ट व्हाइट है। मान लीजिए लेवेंडर दे देते हैं ना, तो मैंने लेवेंडर कलर दिया इसको। देखिए थोड़ा सा कलर आ गया पूरे में, मेरे को पता चल रहा है मेरा कंटेनर, वैसे तो बॉर्डर से भी पता चल रहा था बट मेरे को यहाँ कंटेनर अब पता चल रहा है। तो ये तो हुआ जो अभी तक हम नॉर्मल बनाकर आए हैं, सर हमने बॉक्सेस बना दिए। ये क्या है? हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए एक के बाद एक अगली लाइन में आए हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को मान लीजिए इसको करना है अरेंज। अगेन हमने क्या बात की थी, फ्लेक्स बॉक्स किस लिए है? मैं एक डायरेक्शन में अपने बॉक्सेस को अरेंज कर सकता हूं। तो पहले मैं क्या देता हूं, मान लीजिए मैं इसमें दे देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। देखिए एज सुन एज मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूं, क्या हो गया? अपने आप मेरे आइटम्स रो डायरेक्शन में लग गए। रो डायरेक्शन में कैसे लग गए? देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी बाय डिफॉल्ट, कि जो डायरेक्शन है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी? बाय डिफॉल्ट होगी रो डायरेक्शन, यानी 1 2 3 4 आइटम्स इस हिसाब से अरेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, जैसे ही मैंने दिया इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, ये सब अपनी ब्लॉक एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टीज भूल गए। इस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर सिर्फ फ्लेक्स कंटेनर का राज चलता है। जैसे होता है ना पुरानी पिक्चर में आप देखते थे, गुंडा बोलता था इस इलाके में सिर्फ मेरा राज चलता है। जैसे ही हमने कंटेनर को बोला कि भाई कंटेनर क्या है, कंटेनर फ्लेक्स है, पूरा का पूरा अंदर सारी प्रॉपर्टीज के हिसाब से चलनी शुरू हो जाएंगी, फ्लेक्स के हिसाब से चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आइटम्स उसने किस हिसाब से लगा दी? रो डायरेक्शन में लगा दी। अब मान लीजिए मैं इसकी क्या करता हूँ, अलग अलग डायरेक्शन डिफाइन करता हूँ और एक बार देखते हैं आइटम्स कैसे मूव कर रही हैं। एक काम और करते हैं, इसकी जो हाइट एंड विड्थ है ना चीजों की, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको गैप भी दिखे, वरना ये पूरा का पूरा ही कवर कर रहे हैं तो समझ नहीं आएगा कहां से शुरू हुआ कहां से खत्म हुआ। देखिए अभी क्या दिख रहा है, क्लियरली लेफ्ट से आइटम आने शुरू हुए। आइटम 1 लेफ्ट में है, फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ डायरेक्शन, है ना, तो क्या देंगे? फ्लेक्स डायरेक्शन। तो अभी तक हमने रो दिया था, तो रो का तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि रो तो बाय डिफॉल्ट है। मान लीजिए मैं रो रिवर्स देता हूँ। जैसे ही मैंने रो रिवर्स दिया, देखिए क्या हुआ, आइटम्स उल्टे आने शुरू हो गए। यानी फ्लेक्स आइटम 1 इधर आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। यानी उर्दू लिखने की तरह राइट से शुरू हुए और लेफ्ट की तरफ आने लगे। अब अगर मैं रो की जगह रो या रो रिवर्स की जगह यहाँ क्या देता, कॉलम देता। देखिए कॉलम देता है, आइटम्स कैसे अरेंज हो गए? जैसे पहले ब्लॉक में अरेंज होते थे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। पहले आइटम 1 फिर आइटम 2 फिर आइटम 3 फिर आइटम 4। पर यहाँ एक फर्क क्या है, अभी भी आइटम पूरा स्पेस नहीं ले रहे हैं। यानी अगर मैं इसको मान लीजिए इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, तो पहले क्या होता था, बाय डिफॉल्ट जब मैं डिव पे आता था वो क्या दिखाता था कि मैं पूरा स्पेस ले रहा हूँ, इसलिए अगला आइटम नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अभी देखिए बोल रहा है बिल्कुल उतना ही स्पेस लिया है जितना यूज हो रहा है, बट फिर भी एक के बाद एक आए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन क्या दी है? फ्लेक्स डायरेक्शन दी है कॉलम। और अगर मैं इसको कर दूं अब कॉलम रिवर्स, तो आई थिंक बहुत सारे लोग गेस पर कर पाएंगे क्या होगा। देखिए नीचे से लेके ऊपर की तरफ आइटम्स आने शुरू हो गए। यानी नीचे से शुरू हुआ सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब यहाँ में एक बार में ऐसे अरेंज नहीं कर सकता 1 2 यहाँ आ जाए फिर 3 यहाँ आ जाए 4 यहाँ आ जाए। वो क्या होगा, वो ग्रिड में देखेंगे। यानी यहाँ हम डायरेक्शन एक ही चूज कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में हम किसी भी चारों डायरेक्शन में अपने आइटम्स को लगा पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन समझ आ गया। देखिए यहाँ पे भी हमने यही किया हुआ था, फ्लेक्स के साथ रो रिवर्स किया हुआ था एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए, इसलिए आइटम्स क्या हुए, राइट से लेफ्ट की तरफ आपके अरेंज हो रहे थे। एक्चुअली ठीक बात है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं फ्लेक्स की और क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज रह गई डायरेक्शन में। देखिए डायरेक्शन में एक दूसरी चीज देखने वाली क्या थी, हमने जो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, अभी आपको दिखाता हूं। फ्लेक्स कंटेनर में ये क्या करते हैं, खुद से दे फिल एडिशनल स्पेस एंड श्रिंक इनटू स्मॉलर स्पेसेस। श्रिंक इनटू स्मॉलर स्पेसेस का क्या मतलब है? अभी देखिए अभी तो हमने क्या किया है, हमने बॉक्स इतने छोटे बनाए हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंटेनर बहुत बड़ा है इनके लिए, ये आराम से इनको फिल कर पा रहा है। मान लीजिए मैं इसमें क्या करता हूं, मैं पहले इनको रो में लगा लेता हूं अपने आप से बाय डिफॉल्ट, ताकि थोड़ा सा हमको दिख पाए। अब देखिए अभी तो इनकी सबकी पूरी विड्थ जो हमने 75 डिफाइन की है वो आ पा रही है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। मैं मान लीजिए इनकी विड्थ कर देता हूँ 175। देखिए मैंने जैसे इनकी विड्थ 175 की, इन्होंने पूरा स्पेस घेर लिया।